हेलो दोस्तों। जिस तरह आपको पता है कि बीपीएससी के द्वारा एडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है 14 अप्रैल से, उसके लिए हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू किया है बीपीएससी पूर्वालोकन, जिसमें हम लोग घट्टा चक्र का जो ये बुक है उसका पीवाईक्यू का सीरीज कर रहे हैं। इसमें आज का वीडियो हम लोग का वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर है। इसके पहले हम लोगों ने हिस्ट्री का दोनों पार्ट कंप्लीट कर चुका है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक को। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाए। हमारा ये जो पूरा पीडीएफ देख रहे हैं, ये बुक को ही क्वेश्चन निकाल कर इसमें पीडीएफ करके इसका विस्तृत व्याख्या दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ब्रह्मांड ब्रह्मांड का है। सबसे पहला है सामान्य अवधारणा, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। पहला क्वेश्चन, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? जो हमारी आकाश गंगा है उसको केंद्र के परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। कितना लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगता है। सूर्य हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह आकाशगंगा केंद्र के चारों ओर लगभग में 7,20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की परिक्रमा करती है। प्रति किलोमीटर प्रति घंटा की गति से परिक्रमा करी। बाप रे बाप, 7,20,000 किलोमीटर प्रति स्पीड है इसका। इस गति से परिक्रमा पूरी करने में सूर्य को लगभग में 22.5 से लेकर 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। इस समय अवधि को ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? कॉस्मिक ईयर कहते हैं। यह 95 का क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? किसके मध्य की औसत दूरी को एक खगोलीय इकाई कहते हैं? तो पृथ्वी और सूर्य के दूरी को, औसत दूरी को ही खगोलीय इकाई कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय इकाई कहते हैं। खगोल इकाई एस्ट्रोमेटिक यूनिट एयू की लंबाई एक इकाई है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी के बराबर होती है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से ब्रह्मांड के भीतर खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को मापने के लिए किया जाता है। एक खगोलीय इकाई का मान लगभग में 149.6 मिलियन किलोमीटर होता है। एक खगोलीय इकाई का मान कितना होता है? 149.6 मिलियन किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल कांस्टेंट है? हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? तो 88 गो तारामंडल है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? तो 88 गो तारामंडल है। इंटरनेशनल एरोनॉटिक यूनिट एआईयू को ने आकाश में 88 आधिकारिक तारामंडल को विभाजित किया है। इंटरनेशनल जो एस्ट्रोनॉमिक यूनियन है ना, उन्होंने आकाश में 88 से अधिक आधिकारिक तारामंडल को विभाजित किया है। तारामंडल आकाश में देखने वाले तारों का एक ऐसा समूह होता है जो काल्पनिक आकृति बनाता है। तारामंडल क्या है? तारामंडल आकाश में दिखने वाले तारों का एक ऐसा समूह है जो काल्पनिक आकृति बनाता है। इन 88 तारामंडलों में अधिकांश दक्षिणी खगोलीय गोलार्ध में स्थित है। हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है, जबकि हाइड्रा जो है वो सबसे बड़ा तारामंडल। पूछेगा सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? तो वो हाइड्रा है, सबसे बड़ा तारामंडल। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन, जिस तारामंडल में तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं वह कौन सा है? जो तारामंडल में तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं उसे हम लोग सप्तऋषि कहते हैं। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं उसे क्या कहते हैं? सप्तऋषि। मैंने जो सप्तऋषि जो तारामंडल है ना, वो ध्रुव की ओर संकेत करता है, वही कह रहा है। सप्तऋषि या उर्सरा मेजर तारामंडल में 7 चमकीले तारों का समूह है और इन समूह के आगे 2 तारे संकेतिक तारों के दिशा में स्थित है, ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। प्राचीन काल में नाविक और यात्री दिशा ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करते हुए आ रहे थे। यह उत्तरी गोलार्ध में आसानी से पहचाना जाने वाला तारामंडल है। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? ब्रह्मांड में पल्सर क्या होता है? तो घूमते न्यूट्रॉन को कहते हैं पल्सर। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो घूमते न्यूट्रॉन तारे को पल्सर कहते हैं। पल्सर किसे कहते हैं? तो घूमते न्यूट्रॉन तारे को पल्सर कहते हैं। आइए जानते हैं। पल्सर अत्यधिक चुंबकीय और बहुत तेज गति से घूर्णन करने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं। पल्सर क्या होता है? अत्यधिक चुंबकीय और बहुत तेज गति से घूर्णन करने वाले न्यूट्रॉन तारों को कहते हैं। ये तारे हमारे चुंबकीय ध्रुवों से विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्र किरणें ब्रेम उत्सर्जित करती है। जब ये किरणें पृथ्वी की ओर आती है तो ये पल्स
की तरह दिखाई देते हैं, जिससे कई लाइट हाउस चमक रहा हो। क्या करिए, क्या देखिए, ये किरणें पृथ्वी की ओर जब आती है तो ये पल्स की तरह दिखाई देते हैं, जैसे कोई लाइट हाउस चमक रहा हो। इसकी खोज 1667 में जोलेनिन ब्रेन बर्नी किसने किया था? जोसेलिन ब्रेल बर्नन और एंटनी हार्विस ने की थी। इसकी खोज किसने किया था 1967 में? जोसेलिन बेल बर्निन और एंटनी हार्विस ने किया था। यह 2022 का क्वेश्चन एकदम करंट है। अब अगला टॉपिक हमारा है सौर मंडल। अगला टॉपिक क्या है? सौर मंडल, सोलर सिस्टम। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। बाकी क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह आपका सौर मंडल का भाग है। सौरमंडल का निर्माण लगभग में 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौरमंडल के सूर्य, तारा और एक खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण के बल द्वारा उसके द्वारा जुड़े रहते हैं। जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं, इन्हें अंतःग्रह, इसके अंतर्गत ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल है। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ग्रह आते हैं, बौने ग्रह आते हैं, प्राकृतिक उपग्रह आते हैं, क्षुद्र ग्रह आते हैं, उल्कापिंड आते हैं, धूमकेतु आते हैं, खगोलीय धूल आदि आते हैं। जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है, यह अंतर तारकीय बादलों का समूह है। निहारिका क्या होता है? एक अंतर तारकीय बादलों का समूह होता है, जिसे निहारिका कहते हैं। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। हमारी आकाशगंगा में केंद्र को परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? माने हमारी जो आकाशगंगा है ना, उसके पर कितना लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगता है। 2.5 करोड़ से 5 करोड़ वर्ष लगता है। सूर्य की जो औसत गति है वो 7,20,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। गैलेक्टिक केंद्र सूर्य की ओर औसत दूरी लगभग में 26,000 प्रकाश वर्ष है। परिक्रमा करने की इस अवधि को ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। जो सूर्य जो है वो हमारी आकाशगंगा को जो पूरा करता है ना, उसे हम लोग ब्रह्मांड वर्ष क्या कहते हैं। पूछ सकता है ब्रह्मांड वर्ष कितने का है? तो 25 करोड़ का है, ऐसा कह सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई कहलाती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। आइए देखिए, खगोलीय इकाई AU पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को कहते हैं। खगोलीय इकाई का उपयोग मुख्य रूप से सौरमंडलीय दूरी को मापने के लिए किया जाता है। एक खगोलीय इकाई का मान लगभग में 1.496 गुने 10⁻⁻11 मीटर होता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल कितने हैं? तो हमारे अंतरिक्ष में शायद 88 तारामंडल है। एक मिनट के बताते हैं हम। हाँ, सही बोल रहे थे हम। हमारे तारामंडल में कितने हैं? तो कितने अंतरिक्ष में? 88 को तारामंडल है। कितने हैं? तो 88 तारामंडल है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने के द्वारा अनुसार आकाश में टोटल 88 तारामंडल है। इनमें से अधिकांश तारामंडल दक्षिणी खगोलीय गोलार्ध में स्थित है। तारामंडल आकाश में दिखने वाले तारों का निश्चित समूह होता है। जिस तारामंडल में तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं वह कौन सा है? तो उसे सप्तऋषि कहते हैं। ध्रुव तारों की ओर स्थित पता सप्तऋषि मंडल की सहायता से लगता है। सप्तऋषि तारों का एक समूह है जो नक्षत्र उर्सा मेजर का भाग है। प्राचीन काल में लोग यात्रा की रात्रि की दिशा के निर्धारण के लिए तारों की सहायता करते थे, जिसे ध्रुव तारा ये कहते थे। अगला आता है सौरमंडल का अब आई सूर्य से क्वेश्चन है, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो वो आपका प्रधान आकाशीय पिंड आपका सूर्य है। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड आपका सूर्य होता है। यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और सभी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। सौरमंडल का अधिकांश दूरी सूर्य से ही निहित होती है। सौरमंडल के अधिकांश द्रव्यमान सूर्य में ही निहित है। अगला आता है ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो ये घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। ब्रह्मांड में पल्सर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं। जो तारे अत्यधिक चुंबकीय होते हैं और विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करते हैं। ये घूर्णन बहुत नियमित होता है, जिससे इनमें से आने वाली रेडियो तरंगों को पल्स के रूप में दिखाई देती है। अब आपको अगला बताना है सूर्य ग्रहण कब होता है। जो सूर्य ग्रहण है वो कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। तो चंद्रमा जो है ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएगा। ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो इसके बीच में अगर चंद्रमा आ गया तो ये सूर्य ग्रहण है। क्योंकि हम लोग सूर्य को देख नहीं पा रहे तो हम लोग कहते हैं कि सूर्य ग्रहण लग गया। सिंपल सी बात ये देखिए, ये सूर्य है, सन हो गया, ये आपका चांद हो गया, मून, और ये हमारा अर्थ हो गया। अगर हम लोग चांद को तब डायरेक्ट देख नहीं पा रहे, माने सूर्य पे ग्रहण लग गया, इसी को कहते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। इस स्थिति में चंद्रमा सूर्य के
पृथ्वी तक पहुंचने में रोक देता है। यह खगोलीय घटना केवल अमावस्या, मून, न्यू मून के दिन होती है। यह खगोलीय घटना कब होती है? खगोलीय घटना केवल अमावस्या, मून के दिन होती है। अगला क्वेश्चन, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? जो हम कहेंगे सूर्य में ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? नाभिकीय संलयन के होता है। सूर्य की ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? नाभिकीय संलयन से होता है, जिसे कहते हैं सूर्य ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन नाभिकीय मिलकर हीलियम का नाभिक का निर्माण करता है। क्या बोलता है? यह प्रक्रिया में हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं। इसमें विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जो सौर ऊर्जा का स्रोत है। जो विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त हो रही है, जो सौर ऊर्जा का स्रोत है। निकोलस कार्पोनिकस किस लिए प्रसिद्ध थे? निकोलस कार्पोनिकस किस लिए प्रसिद्ध थे? तो वो आपका यह बताने के लिए कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ना कि पृथ्वी का। उन्होंने बताया था कि जो सूर्य है, जो हमारा ग्रह है, वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ना कि पृथ्वी का। आइए दिखाते हैं क्या कहता है। निकोलस कार्पोनिकस ने 1473 से 1543 ईस्वी में यह क्रांतिकारी सिद्धांत दिया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। सबको इसके पहले ना 1473 के पहले मानता था कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है, पर उन्होंने कहा नहीं, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। उन्होंने बताया सूर्य ब्रह्मांड और सौरमंडल का केंद्र। उन्होंने बोला कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड और सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी अन्य ग्रह है, इसका चक्कर लगाती थी। 1514 में उनके हाथ से लिखित पुस्तक कॉमेंटेरियस के इसके सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके पूर्व टॉमली की मान्यता प्रचलित, इसके पहले जो था ना, टॉमली नाम के वैज्ञानिक था, उसकी मान्यता प्रचलित थी कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, और इसे कॉपरनिकस ने खंडन किया। इसके ने क्या किया? कॉपरनिकस ने खंडन किया। शुक्र ग्रह, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो शुक्र है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो शुक्र ग्रह है। सौरमंडल में सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, और शुक्र की औसत तापमान 773 केल्विन है। इसमें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण या ग्रीन हाउस के प्रभाव तीव्र हो जाती है। इसमें वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक तीव्रता के कारण इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत तीव्र होता है। बुध सूर्य के निकट है, लेकिन शुक्र का घना वायुमंडल इसे बहुत सबसे गर्म होता है। बुध जो है वो सूर्य के निकटतम है, लेकिन शुक्र का जो घना वायुमंडल है उसे बहुत गर्म कर देता है। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? इवनिंग स्टार शुक्र को कहते हैं। शुक्र ग्रह को सायकाल का तारा इवनिंग स्टार या सुबह का तारा मॉर्निंग स्टार कहते हैं। यह सूर्योदय से पहले पूर्व दिशा में और सूर्यास्त के बाद पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। सूर्योदय से पहले यह पूर्व दिशा में और सूर्यास्त के बाद यह पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। मंगल को लाल ग्रह, रेड प्लैनेट भी कहा जाता है, और जबकि बृहस्पति को सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो वो आपका शुक्र है। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो वो शुक्र है। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह शुक्र है। यहाँ इसका एल्डिबो परिवर्तन क्षमता अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे अधिक है। इसका एल्डिबो परिवर्तनीय क्षमता अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे अधिक है। आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी को थोड़ा भी कम करने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, पृथ्वी इनमें से किसमें पहली बार यह व्याख्या की है कि पृथ्वी के अपनी दूरी पे घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्य और सूर्यास्त होता है? तो आर्यभट्ट के लिए। किसने कहा था? ये आर्यभट्ट ने कहा था। आर्यभट्ट ने सबसे पहले यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी दूरी पे घूमना ही सूर्य के दैनिक उदय और अस्त होने का कारण है। उन्होंने अपने ग्रह आर्यभट्टयम में इस सिद्धांतों का उल्लेख किया है। वारामिहिर के प्रमुख कार्य में बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका शामिल है। वारामिहिर के प्रमुख कार्यों में बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका शामिल है, जबकि भास्कर भेदावाद वेदांत दर्शन के प्रवर्तक है। जबकि भास्कर भेदावाद वेदांत दर्शन के प्रवर्तक हैं। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वे कौन थे? तो वे थे आपका कॉपरनिकस थे। कॉपरनिकस वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। उन्होंने 1514 में अपनी पुस्तक कॉमेंटेरिया में एक सूर्य केंद्रित सिद्धांत हिस्टोरिक थ्योरी दिया था। उन्होंने बताया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, ना कि पृथ्वी है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चलने वाले प्रकाश कितना समय लेता है? तो लगभग में 8 मिनट। कितना मिनट लेता है? 8 मिनट। ऐसे प्योर 8 मिनट नहीं है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला समय 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है।
कुल समय कहा जाए तो 500 सेकंड होता है। दिए गए विकल्प 8 सबसे सबसे निकटतम है। सूर्य का पृथ्वी तक पहुंचता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में कितना देर पहुंचता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश का धरती तक सतह पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8.5 या 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। एक एक क्वेश्चन को ना बार बार रिपीट किया है। पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो 365.25 दिन। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, लगभग में 365.25 दिन लगता है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365.2563 दिन का समय लगता है। इसमें 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9.51 सेकंड में पूरा करने में व्यक्त किया जाता है। इस समय अवधि को एक सौर वर्ष या सोलर ईयर कहा जाता है। इसी अतिरिक्त 0.25 दिन के लगभग में 6 घंटे के हर साल मिलकर एक लीप ईयर 365 दिन बनाता है। पृथ्वी का परिभ्रमण पृथ्वी के परिभ्रमण कितना प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय करता है, तो यहाँ देखिए पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि लगभग में 40,090.28 किलोमीटर है। पृथ्वी अपनी दूरी पर लगभग तो 24 घंटे में तय करता है। पृथ्वी का घूर्णन गति 40,090.28 किलोमीटर बटा 24 घंटे करेंगे तो 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है। पृथ्वी का घूर्णन गति कितना है, 1670 किलोमीटर प्रति घंटा, माने वो 1 घंटा में 1670 किलोमीटर की दूरी तय करता है पृथ्वी। या प्रति मिनट प्रति गति निकाला जाए तो 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट है, माने वो पृथ्वी हमारा 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट करता है अपना सफर तय। आइए अगला क्वेश्चन देखें। पृथ्वी सूर्य के, इसमें मेन बात है ना, इसमें आपका कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बनता नहीं है, इसी के लिए इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या एक्स्ट्रा पॉइंट बताएंगे, क्योंकि इसी कारण बाकी सब में आपको लंबा लंबा मिलेगा। कहता है पृथ्वी, खाली यहाँ पे देख रहे कि कैसा अंतरिक्ष से क्वेश्चन आता है। खाली पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है, वो देखिए क्या कर रहा है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कितनी है, तो अपसौर की है। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, उसे हम लोग अपसौर कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी को अपसौर की स्थिति होती है। कैसी स्थिति होती है, पृथ्वी देखिए, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है उसे अपसौर कहते हैं। यह घटना प्रतिवर्ष 4 जुलाई को और उसके आसपास घटित होती है। इससे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग में 152.1 मिलियन किलोमीटर होता है। इसके विपरीत न्यूनतम दूरी को उपसौर क्या कहते हैं, अधिकतम दूरी को अपसौर, न्यूनतम दूरी को उपसौर कहती है, जो जनवरी में होता है। अगला क्वेश्चन आता है, विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है। विषुवतीय व्यास जो है वो ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है, विषुवत का जो व्यास है वो ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है, तो वो 43 किलोमीटर अधिक है। कितना किलोमीटर, 40, जैसे हमारा पृथ्वी है ना, तो यहाँ का जो आपका व्यास है और यहाँ ध्रुवीय जो व्यास है, इसे कितना का अंतर है, 43 किलोमीटर का अंतर है। कितना का अंतर है, 43 किलोमीटर का अंतर है। पृथ्वी का विषुवतीय रेखा व्यास 12,756 किलोमीटर, जो विषुवत रेखा है ना उसका व्यास है 12,756 किलोमीटर है। जबकि ध्रुवीय पोलर का जो व्यास है 12,714 किलोमीटर है, जो 42 किलोमीटर और लगभग में 43 किलोमीटर जाता है। अब पृथ्वी का औसत व्यास कितना है, तो 17,742 है। पृथ्वी का औसत व्यास कितना है, 17,742 किलोमीटर है। अब आता है ब्रह्मांड का, बृहस्पति ग्रह का। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो आपका बृहस्पति ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति ग्रह है। द्रव्यमान, आकार और द्रव्यमान की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति का व्यास सर्वाधिक है, जो लगभग में 1,42,984 किलोमीटर है। यह मुख्य रूप से गैसों का एक बड़ा विशाल ग्रह है। सौरमंडल के अन्य ग्रहों के कुल द्रव्यमान बृहस्पति के द्रव्यमान से कम है। दोस्तों, अगर अभी तक आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप एक सीरियस एस्पिरेंट है और आपको एक जॉब चाहिए। और आपको अगर बिहार में एक जॉब चाहिए, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है PYQ, जिसके लिए आप वीडियो जरूर देख रहे हैं। पर वीडियो देखकर आपको पूरी तरह से मेमोराइज हो ना हो, पर एक चीज़ से मेमोराइज जरूर हो जाएगा, वो है MCQ के माध्यम से। हमने क्या किया है, ये पूरा बुक को, जो आप 2026 का पूर्वावलोकन देख रहे हैं BPSC का घटना चक्र का, ये सारे बुक को हम लोगों ने टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज में MCQ में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें आपको MCQ मिलेगा प्लस आपको बोर्ड
भी मिलेगा। इसका मतलब कि आपको 50 या 100 क्वेश्चन करके आपको एक थीम मिलेगा, जिसमें आपको रिवीजन करने के लिए, जैसे मान लीजिए आप एमसीक्यू मारे, जैसे ही आप एक पूरा चैप्टर कंप्लीट कीजिएगा, उसका आपको मिल जाएगा क्यूज के मामले से, आपको जिसको ऑनलाइन जैसे टेलीग्राम में बोट कहते हैं, इसके माध्यम से वो आपको क्यूब मिल जाएगा, जिससे आप उसे रिवीजन कर सकते हैं। प्लस आपको पूरा ये बुक जो दिख रहा है, इसका ओरिजिनल पीडीएफ मिलेगा। प्लस अभी हम लोग जो वीडियो पढ़ रहे हैं, जिसका आप इतना अच्छे से आप वीडियो को देख रहे होंगे, कितना अच्छे से बनाया गया है हमारे पीडीएफ को, वो पूरा पीडीएफ को वो सब आपको इस ग्रुप में मिलेगा। ये हमारा प्रीमियम यूट्यूब चैनल, प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें इसका प्राइस तो 99 रुपये है, पर आप पहले 50 छात्र रहते हैं तो यह मात्र आपको 49 रुपये में मिल जाएगा। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहां बैठ के आप हमसे बात कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब चलिए शुरू करते हैं दोबारा। अगला टॉपिक हमारा शनि ग्रह है। शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो शनि ग्रह जो है वो सूर्य के एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो 29.5 वर्ष लेता है। कितना लेता है? 29.5 वर्ष लेता है। शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग में 29.5 वर्ष का समय लगाता है। शनि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि जो है वो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका घनत्व सभी ग्रहों के सबसे अधिक, जल से भी कम है। इसका जो घनत्व है ना, सभी ग्रहों में सबसे कम, या इसका जो घनत्व है इसको जल से भी कम है, अर्थात इसे पानी में रखने पर ये तैरने लगेगा। कभी कभी पूछता है ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको पानी में रखेंगे तो तैरने लगेगा? तो वो हमारा शनि ग्रह है। अब अगला टॉपिक हमारा है अरुण, वरुण और प्लूटो। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन है, इससे तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, और ये सब अब जो क्वेश्चन देख रहे हो पुराना ही क्वेश्चन होगा। देखिए 2000 से बहुत पुराना क्वेश्चन है, अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। फिर भी एक बार देख लेते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है। ना भय से बेहतर अच्छा है कि जान जाए ना। अगला क्वेश्चन है यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो 84 वर्ष। यूरेनस जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में, परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो 84 वर्ष लेता है। अरुण सूर्य ग्रह के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 84 वर्ष का समय लेता है। यह अपने अक्ष में लगभग में 17 घंटे 14 मिनट में पूरा चक्कर लगाता है। देखिए क्या बोल रहा है, अरुण ग्रह जो है वह सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में 84 वर्ष का समय लेता है, ठीक है। और जो अपने अक्ष है, जो अपना जो जिसमें वो घूम रहा है, मैंने जिसमें वो अपने आप में घुमा रहा है, वो उसको 17 घंटे 14 मिनट में अपने आप को एक पूरा चक्कर लगाता रहता है। और इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी अक्षीय झुकाव बहुत अधिक होती है, मैंने ये बहुत ज़्यादा लेटा हुआ है इसको है। फिर आता है वर्ष दीर्घतम होता है। वर्ष दीर्घतम कहाँ होता है? प्लूटो ग्रह में होता है। प्लूटो सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में सबसे अधिक समय लेता है, 247.94 वर्ष प्रति वर्ष लेता है। सूर्य से दूरी जितनी अधिक होती है, ग्रहों के परिक्रमण काल वर्ष उतनी ही लंबा होता है। वर्तमान में प्लूटो को बौना ग्रह, ड्रॉन प्लैनेट में की श्रेणी में रखा गया। 1994 का क्वेश्चन है, अब तो ऐसा क्वेश्चन पूछता ही नहीं है वो। अब आइए अक्षांश एटीट्यूड का क्वेश्चन, अक्षांश से लैटिट्यूड का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांश की लंबाई किस सीमा में देशों में है? आपको बताना है कि सर्वाधिक उत्तर दक्षिण का जो अक्षांश की लंबाई है वो किस देश में मिलेगा? तो वो आपको ब्राज़ील में मिलेगा। कहाँ मिलेगा उत्तर दक्षिण का अक्षांश की लंबाई? वो आपको ब्राज़ील में मिलेगा। आइए देखते हैं क्या कहता है। दिए गए विकल्पों में ब्राज़ील उत्तर दक्षिण का अक्षांश विस्तार सर्वाधिक अधिक है। चिली की लंबा देश है, लेकिन अक्षांश विस्तार ब्राजील का 39 डिग्री है, जबकि चिली का 38 डिग्री है। देखिए ब्राजील जो है ब्राजील जो ऐसे है, और चिली आपको लंबा है। लंबा देख के आपको लगेगा कि चिली होगा, पर चिली का मात्र 38 डिग्री का लेता है, जबकि ब्राजील जो है वो 39 डिग्री का है। मैंने ऐसे ऐसे 48 डिग्री आता है ना, तो इसमें जो है ये 39 गो के बीच में आपका ब्राजील है, जबकि 38 गो के बीच में आपका चिली आता है, ठीक है। ग्लोब 1 डिग्री के अंतराल पे खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? ग्लोब में 1 डिग्री के अंतराल पे कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई है? तो 179। हमसे पूछेगा कि ग्लोब में कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो 179 अक्षांश रेखाएं। कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? 179 अक्षांश रेखाएं हैं। एक मानक ग्लोब में 1 डिग्री के अंतराल पे 179 अक्षांश रेखाएं हैं। या उत्तरी गोलार्ध में 89, दक्षिणी गोलार्ध में 89, और भूमध्य रेखा 1 बराबर 179 है। ये देखिए ऊपर में 89 आपको मिलेगा, नीचे में 89 मिलेगा, और भूमध्य रेखा का 1 हो गया, तो टोटल 179 अक्षांश रेखाएं हैं। ध्रुवी 90 डिग्री बिंदु, ध्रुव का जो 90 डिग्री वो बिंदु होता है, जो रेखाएं नहीं है, इसलिए इन रेखाओं को गिनती में शामिल नहीं करते हैं। वही अक्षांश पृथ्वी के केंद्र में किसी भी स्थिति पर कोणीय दूरी होता है। अब आइए देशांतर। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थलीय सीमा का समय निर्धारित किया जाता है, जबकि ग्रीनविच 0 डिग्री दोपहर 12 बजे का समय है, तो ये होगा आपका 6 बजे का। क्या करेगा देखिए, 1 डिग्री देशांतर
4 मिनट का अंतराल होता है। जैसे ये जैसे ये ग्लोब है ना, तो इसमें देशानांतर होता है, तो 1 डिग्री का जो अंतर होता है ना, वो 4 मिनट का अंतराल होता है। तो 90 डिग्री का अंतराल कितना हो गया? 360 मिनट 6 घंटे का। चूंकि यह पूर्व में स्थित है, इसलिए ग्रीनविच के वो आगे होगा। यदि ग्रीनविच में 12 बज रहा है तो थिम्पू में शाम का 6 बजेगा। अब अगला देखिए, कौन सा देशांतर कनाडा और अलास्का को अलग करती है? आपको बताने के कौन सा देशांतर रेखा है जो कनाडा और अलास्का को अलग करती है? तो 141 डिग्री पश्चिमी, 141 डिग्री पश्चिमी करती है। आइए डिटेल में देखें। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा कनाडा और अलास्का की मध्य सीमा का निर्धारण करती है। यह एक सीधी रेखा के ऊपर पृथ्वी ऊपर से दक्षिण, क्या लिखा है, एक सीधी रेखा के रूप में उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई सीमाएं होती है। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य है तथा यह उत्तरी महाद्वीप के और पश्चिमी महाद्वीप का एक भाग स्थित। क्या बोलता है? अलास्का जो है यूएसए का एक राज्य है जो उत्तरी महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन। कहता है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहाँ से खींची जाती है? प्रशांत महासागर होकर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी के एक दिन की काल्पनिक रेखा है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कैसा है? पृथ्वी के लिए एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो 2 क्रमागत कैलेंडरों को दिनों को अलग करती है। एक रेखा ग्रीनविच इंग्लैंड में 180 डिग्री की विपरीत दिशा में होती है। यह मुख्य रूप से प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरती है। इस रेखा की सीधा नहीं खींचा गया है, जबकि कई स्थानों पर इसे द्वीपीय आता है, इसलिए इसे मोड़ दिया गया है ताकि एक ही स्थान पर 2 तिथि ना हो। देखिए कैसे को तोड़ा है, ये देखिए। एक अलास्का वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे ना कि अलास्का और कनाडा के बीच कैसे अंतर होता है। ये देखिए, ये आपका कनाडा हो गया, ये आपका कनाडा है, ये यूएसए है और ये अलास्का है। वही वहाँ पे बोल रहा था, ये देशांतर रेखा जो कनाडा और यूएसए को अलग करता है 147 डिग्री में। ठीक है, एक बात ये क्लियर हुआ। और दूसरा बात क्या पढ़ रहे थे हम लोग, ये आपका देखिए, ये आपका इक्वेटर है, ये आपका टाइम लाइन है। ठीक है, और यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका देशांतर यहाँ से जो गुजरता है वो आपका तिथि रेखा, शायद ऊपर में दिया होगा। ये देखिए, हाँ नहीं दिया, चलिए कोई बात नहीं। किस स्थान पे मानक समय रेखा निर्धारित की गई है? तो समय कहाँ से निकलता है? तो समय निकलता है आपका मध्य प्रधान रेखा से। देखिए यहाँ से जो निकल रहा है ना, इसी से हम लोग का टाइम निकलता है। जो आपका यहाँ देखिए, आपको दिखाते हैं, ये आपका जो लंदन है, लंदन के पास से ये गुजरता है, इसी मतलब ब्रिटेन के आसपास से गुजरता है, इसी के लिए। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। सॉरी, किस स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार है? तो वो किसका आधार है? प्रधान मध्याह्न रेखा का है। प्रधान मध्याह्न रेखा प्राइम मेरिडाइन को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर पे से इसी रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण किया जाता है। दुनिया के विभिन्न देशों में का समय इसी रेखा के सापेक्ष में तय होता है। जैसे भारत का GMT 5.5 घंटा आगे है। फिर आता है काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, तो उसकी स्थिति क्या होगी? वो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में होगा। क्यों होगा? ये देखिए, 24 घंटे में 360 डिग्री घूमता है, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होगा। ठीक है, तो काहिरा का ग्रीनविच कितना है? 2 घंटे आगे है, तो 120 मिनट आगे है। 120 को जब 4 से भागा दिए तो 30 डिग्री वो आगे है, तो वो पूर्वी दिशा में होगा। तो सही होगा, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में है वो। अगला क्वेश्चन आता है दिन रात का। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो 22 दिसंबर होता है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन है? तो 22 दिसंबर है। दक्षिणी गोलार्ध का 21 से 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। इस समय सूर्य में मकर रेखा लंबवत चमकता है, जिसे शीत अनायन या विंटर सोलिस्टर कहते हैं। वही उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में देखा जाए तो इसके विपरीत 20 से 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थिति इसके ठीक उल्टे 21 से जून के सबसे बड़ा दिन होता है। अगला टॉपिक, ये हमारा सौरमंडल खत्म हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक आता है भूगर्भीय इतिहास, जियोग्राफिक हिस्ट्री। मैंने हम लोग अब जियोग्राफिक हिस्ट्री को पढ़ेंगे, जितना भूगोल का मेन वो होता है, भूगर्भिक इतिहास होता है। चलिए सर, पहला क्वेश्चन, भूपटल का इतिहास से पहला, भूपटल के टुकड़े के मेटल में गति, क्या लिखा? भूपटल के टुकड़े मेटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? इसे हम लोग प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं।
भूपटल में टुकड़े मेटल की गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं। भूपटल के टुकड़े मेटल के गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार जो पृथ्वी है वो भूपटल क्रस्ट के अनेक छोटी बड़ी प्लेटों में विभक्त होती है। ये टेक्टोनिक प्लेटें पृथ्वी के दुर्बल मंडल एटमॉस्फेयर पर स्वतंत्र रूप से विभिन्न दिशाओं में संचालन करती है। प्लेटों की इन गति से ही पर्वत निर्माण, भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं होती है। ये देखिए, यहाँ आपको प्लेट दिख रहा है, ये बहुत सारा प्लेट है जो घूम रहा है। देखिए, यही सब प्लेट है जिसको हम प्लेट बोल रहे हैं। ये देखिए, ये सब प्लेट, जैसे ये प्लेट हो गया, इंडियन प्लेट हो गया, अफ्रीकन प्लेट हो गया, साउथ अमेरिकन, ये यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिका प्लेट, ये सब घूम रहा है। महाद्वीप बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो महाद्वीप बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ए वेगनर के द्वारा। महाद्वीप बहाव का सिद्धांत किसने दिया है? तो ए वेगनर ने दिया है। ए वेगनर ने दिया है। महाद्वीप बहाव सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा विकसित किया गया है। वेगनर के अनुसार लगभग में 20 करोड़ वर्ष पहले सभी महाद्वीप एक बड़े भूखंड पेंजिया के रूप में जुड़े हुए थे। बाद में पेंजिया का विभाजन हो गया और महाद्वीप खिसक कर अपनी वर्तमान स्थिति में आ गया। यह सिद्धांत प्लेट वितरणिकी के विकास के आधार पर बना है। यह सिद्धांत प्लेट वितरणिकी के विकास के आधार पर बना है। फिर आता है, पेंजिया के टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो गोंडवाना लैंड कहते हैं। पेंजिया के टूटने से दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? उसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। पेंजिया के विभाजन के बाद यह दो बड़े भूखंडों में टूटा। उत्तरी भाग को लॉरेशिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं। गोंडवाना के दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिका और भारतीय प्रायद्वीप शामिल थे। अगला आता है आपका लॉरेशिया, जिसे अंगारा लैंड भी उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के भाग में शामिल हुआ। कालांतर में ये भूखंड भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए कर वर्तमान महाद्वीप बनाते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, महाद्वीप अलग कैसे हुए? महाद्वीप जो है वो अलग कैसे हुए? तो वे विवर्तनिकी क्रिया से अलग हुए। कैसे अलग हुए? वे विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए। महाद्वीपों के अलग होने का मुख्य कारण विवर्तनिक क्रिया टेक्टोनिक प्लेट में एक्टिविटी मानी जाती है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट और मेटल ऊपरी हिस्सा कई कठोर चट्टानों से बना है। यह चट्टानें मेटल होने वाले संवहनीय धाराएं के कारण गतिशील रहती है। प्लेट में इसी गति के कारण महाद्वीप एक दूसरे के दूर हुए और अपनी वर्तमान स्थिति में पहुंचे हैं। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे का निर्माण किन तत्वों की प्रचुरता से होता है? निफे का निर्माण किन तत्वों की प्रचुरता से होता है? तो वहाँ पे आपको निकेल और फेरस मिलेगा। निफे कैसे बनता है? तो आपका निफे जो बनता है वो निकेल और फेरम से बनता है। निकेल और फेरम से बनता है। पृथ्वी की आंतरिक परत क्रोड के निफे कहा जाता है। इसका नामकरण मौजूदा प्रमुख तत्वों के रासायनिक संकेतों का आधार है। निकेल निकेल और Fe का मतलब फेरम होता है। यह परत अत्यंत भारी और चुंबकीय गुणों वाली होती है। फिर आता है, भौगोलिक अपर्दन की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? भौगोलिक अपर्दन की संकल्पना को यह प्रस्तुत किया था W.M. डेविस ने। किसने किया था? अपर्दन चक्र की संकल्पना को W.M. डेविस ने किया था। W.M. डेविस ने किया था। भौगोलिक अपर्दन चक्र जियोग्राफिक साइकिल ऑफ इरोशन की संकल्पना W.M. डेविस ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया कि स्थलाकृति, संरचना, प्रक्रम और समय स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम का प्रतिफल होती है। इसे डेविस का तिर्यक, ट्रायो और डेविस भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? डेविस का तिर्यक, ट्रायो और डेविस भी कहा जाता है। वाटर फ्रेक ने बाद में डेविस के सिद्धांतों की आलोचना करते हुए अपना मॉडल दिया। पर जो वाटर फ्रेक थे ना, उन्होंने बाद में डेविस के सिद्धांतों की आलोचना करते हुए भी अपना एक मॉडल दिया था। फिर अगला आता है, कोकस प्लेट किसके मध्य में पाई जाती है? कोकस जो प्लेट है वो किसके मध्य में पाई जाती है? तो मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट में। कोकस प्लेट किसके मध्य में पाई जाती है? तो मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट में पाई जाती है। कोकस प्लेट एक छोटी टेक्टोनिक प्लेट है। यह मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में स्थित है। यह मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में स्थित है। यह प्लेट पूर्व की ओर खिसक रही है और कैरिबियन प्लेट नीचे क्षेपित हो रही है। इसकी गति के कारण मध्य अमेरिका और कई ज्वालामुखी का भूकंपीय गतिविधि भी होती है। इसकी गति के कारण ही मध्य अमेरिका में कई ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधियां भी होती है। फिर आता है, वलन क्रिया किसका परिणाम है? जो वलन क्रिया है वो किसका परिणाम है? तो पर्वत निर्माणकारी बल का है। वलन क्रिया किसका परिणाम है?
तो पर्वत निर्माणकारी बल का है, पर्वत निर्माणकारी बल का है। वलन क्रिया पृथ्वी के अंतजाल बलों का अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल ऑर्गेनिक फोर्स का परिणाम है। इसके क्षैतिज चलन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है जिसमें चट्टानों का दबाव बढ़ता है। संपीड़न बल कंप्रेसिबल फोर्स के कारण चट्टानों की परतें मुड़ जाती है। इसके उठे हुए भाग को अपनीति और नीचे धसे हुए भाग को अभिनीति कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका चट्टाने। अगला टॉपिक है, देखिए क्या कहता है। अवसादी शैलों के अवसादी शैलों के निम्नलिखित के कारण कौन सा सत्य है? अवसादी शैलों में निम्नलिखित में से कौन सा कारण के कारण यह सत्य है? तो ये शैलें तस्करों के निक्षेपित, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होती है। ये शैलें जो है स्तरों से निक्षेपित होती है। अवसादी परत चट्टानों का निर्माण मलबे के जमाव से होता है। अवसादी और परतदार चट्टानों का निर्माण मलबे के जमाव से होता है। ये चट्टानें परतें लेयर्स में पाई जाती है, अर्थात ये स्तरों में निपेक्षित होती है। इनके जीवाश्म, फॉसिल और वनस्पति के अवशेष प्रचुर मात्रा में पाए, जिसमें जीवाश्म और वनस्पति में अवशेष प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनका निर्माण जल, वायु और महीन द्रव द्वारा लाए गए अवसादों के एकत्रीकरण से होता है। निम्नलिखित चट्टानों में से कौन सा एक कायांतरित चट्टान नहीं है? आपको बताना है कौन सा एक कायांतरित चट्टान नहीं है। तो कौन कौन है? क्वार्टजाइट है, नीस है, आपका कायांतरित चट्टान है। क्या दिया देखिए, डोलामाइट एक अवसादी और यह परतदार चट्टान है। जो हमारा डोलामाइट है वो एक अवसादी या परतदार चट्टान है, वो एक कायांतरित चट्टान नहीं है। जबकि नीस ग्रेनाइट के कायांतरण से बनती है। नीस कैसे बनता है? जो हमारा नीस चट्टान है वो कैसे बनता है? नीस चट्टान वो ग्रेनाइट के कायांतरण से बनती है, जबकि क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर के कायांतरण से बनती है। जो क्वार्टजाइट है वो बलुआ पत्थर के कायांतरण से बनती है। कायांतरण चट्टानों के ताप और दाब के कारण अपने मूल रूप से बदल जाती है। कायांतरित चट्टानें ताप और दाब के कारण अपने मूल रूप में बदल जाती है। अग्नि चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अग्नि चट्टानों के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें इसका पूरा जीवाश्म बहुत कम होता है। इसमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होता है। अग्नि चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकले मैग्मा और लावा को ठंडा होने से बनती है। अग्नि चट्टानें जो है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाले मैग्मा और लावा के ठंडे होने से बनती है। चूंकि अत्यधिक ताप पर बनती है इसलिए इसमें जीवाश्म फॉसिल नहीं पाए जाते हैं। ये चट्टानें रवादार और अरवेदार दोनों हो सकती है। इसकी परतें नहीं पाई जाती हैं। लावा के ठंडा होने और ठोस होने के किस प्रकार की चट्टानें बनती है? लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो इग्नियस चट्टान बनती है। लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टानें बनती है? तो इग्नियस चट्टान बनती है। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा या मैग्मा के ठंडा होकर जमने से इग्नियस या अग्नि चट्टान बनती है। कौन सा बनता है? ज्वालामुखी ठंडा होता है तो इग्नियस या अग्नि चट्टान बनती है। इग्नियस शब्द लैटिन भाषा इग्नियस से बना जिसका अर्थ होता है आग। ग्रेनाइट और बेसाल्ट अग्नि चट्टानों के प्रमुख उदाहरण है। अग्नि चट्टानों के उदाहरण कौन कौन है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये अग्नि चट्टानों के उदाहरण है। ये पृथ्वी के सबसे प्राचीन चट्टानें मानी जाती है, इसलिए इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। खनिज निम्नलिखित में से किस घटना के प्रस्तर में जमा होती है? जो खनिज है वो किस घटना के प्रस्तर में जमा होती है? जो खनिज है वो आपका अवसादी चट्टान में जमा होती है। खनिज निम्नलिखित किस चट्टान के स्तर में जमा होती है? तो अवसादी चट्टान के स्तर में जमा होती है। खनिज तेल, कोयला और प्राकृतिक गैस जैसे खनिज मुख्य रूप से अवसादी चट्टानें में जमा होती है। अवसादी चट्टानों का निर्माण परतों में होता है जिसके नीचे कार्बनिक पदार्थ दबे होते हैं और कालांतरण में खनिज बन जाते हैं। इसमें जीवों के अवशेष, वनस्पति पाई जाती है जो ईंधन खनिजों का स्रोत है। धात्विक खनिज अक्सर अग्नि चट्टानों से मिलते हैं लेकिन स्तरों में जमाव अवसादी के विशेषता है। और इसके बाद आता है ज्वालामुखी। अगला टॉपिक, भारत में किन दो ज्वालामुखी के द्वीप है? भारतीय क्षेत्रों में दो ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन है? पहला है नारकोंडम और बैरन। कौन कौन है? नारकोंडम और बैरन है। भारत के मुख्य रूप से दो ज्वालामुखी द्वीप है, एक है बैरन और दूसरा है नारकोंडम है। ये दोनों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी है और जो बैरन द्वीप है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आपका है, जबकि नारकोंडम द्वीप एक सुप्त या निष्क्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना क्या है? माउंट एटना, तो माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। माउंट एटना क्या है? तो एक ज्वालामुखी है माउंट एटना। माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। यह यूरोप की सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। यह यूरोप का सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है, जबकि सिसिली द्वीप पूर्वी तट पर स्थित है। आगे देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए ज्वालामुखी कैसे फटता है।
आइए हटाइए। मोना लोवा जो उदाहरण किसका है? मोना लोवा जो उदाहरण है वो किसका है? तो वो सक्रिय ज्वालामुखी का है। मोना लोवा किसका उदाहरण है? तो ये सक्रिय ज्वालामुखी का है। मोना लोवा किसका उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी का है। मोना लोवा विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप हवाई आइलैंड पर स्थित है। यह इसका आकार बहुत विशाल है। इसमें समय समय पर विस्फोट होता है। 2022 में इसमें विस्फोट हुआ था। फिर आता है किलिमंजारो। एक क्या? तो किलिमंजारो एक आग्नेयगिरी वॉल्केनो है। किलिमंजारो क्या है? तो ज्वालामुखी है। किलिमंजारो एक तंजानिया अफ्रीका में स्थित एक आग्नेयगिरी या ज्वालामुखी पर्वत है। यह प्रसूत डॉर्मेंट ज्वालामुखी का उदाहरण है। किसका है? तो यह प्रसूत है या डॉर्मेंट ज्वालामुखी का उदाहरण है। यह अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी पर भी है। इस चोटी पर बर्फ जमी रहती है जो जलवायु परिवर्तन के कारण पिघल रही है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? 38 वर्षों में कौन पहली बार फूटा? तो वो फूटा है मोनोलोवा फूटा है। मोनोलोवा फूटा है। देखिए क्या कहता है, विश्व का 2022 का क्वेश्चन है। विश्व की सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोनालोवा हवाई द्वीप अमेरिका में है, जिसको 1984 के बाद लगभग 38 वर्षों के अंतराल में इसमें 2022 में विस्फोट हुआ है। 1843 के बाद मोनालोवा में 34 बार विस्फोट हो चुके हैं। 1950 के बाद 75 में, 84 और 2022 में इसमें विस्फोट हुआ है। उस समय का ये करंट अफेयर था। अब आइए भूकंप का क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग किया जाता है? तो मार्केली रिएक्टर पैमाना को करते हैं ना। भूकंप की गहनता को मापने के लिए मार्केली पैमाना का यूज करते हैं। गहनता को मापने के लिए मार्केली पैमाना को, भूकंप की गहनता या तीव्रता को मापने के लिए मार्केली पैमाना का उपयोग करते हैं। यह पैमाना भूकंप में होने वाले विनाश और अनुभव में किए गए झटकों पर आधारित होता है। ठीक है। दूसरी ओर भूकंप का परिणाम मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग करते हैं। रिएक्टर पैमाना भूकंपीय ऊर्जा की मात्रा को मापता है। ओह, आप समझ में, देखिए क्या बोल रहा है। जो भूकंप की गहनता और तीव्रता, माने भूकंप कितना गहन और तीव्र है, ये आप लोग मार्केली पैमाना से मानेंगे। किसे मापेंगे? तो मार्केली पैमाना का उपयोग करेंगे। यह पैमाना भूकंप में होने वाले विनाश और अनुभव को झटकों पर आधारित होता है। जबकि जो रिएक्टर पैमाना होता है ना, दूसरी ओर जो भूकंप का परिणाम मैग्नीट्यूड मापने के लिए हम लोग रिएक्टर पैमाना का यूज करते हैं। रिएक्टर पैमाना भूकंपीय ऊर्जा की मात्रा को मापता है। दोनों तो एकदम साफ साफ ना इसी के लिए। अब अगला टॉपिक है हमारा महाद्वीप। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक होता है? किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो वो आपका अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा आपको देश मिलेंगे। आइए देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप अफ्रीका है। सीआईए के वर्ल्ड फैक्ट बुक के अनुसार अफ्रीका देशों की कुल संख्या 54 है और स्रोतों में 48 दिया हुआ, लेकिन समानता सर्वाधिक है। विकल्प के अनुसार यूरोप में 49, एशिया में 48 और उत्तरी अमेरिका में 23 देश है। इसलिए सही क्रम अफ्रीका होगा। आपका यूरोप में कितना है? 48, 49, एशिया में 48 और अमेरिका में 23, जबकि अफ्रीका में 48 से प्लस ज़्यादा देश है, 54 देश है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के भूभाग सबसे कम है? तो सबसे कम ऑस्ट्रेलिया का भूभाग सबसे कम है। सबसे कम किसका है? ऑस्ट्रेलिया का भूभाग है। विश्व में 7 महाद्वीपों में सबसे कम भूभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल 77,41,220 वर्ग किलोमीटर है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ये, और सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया है। फिर अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो अफ्रीका है। एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, लेकिन प्रश्नगत विकल्पों में एशिया नहीं दिया हुआ है, तो अफ्रीका लेंगे। अफ्रीका का क्षेत्रफल 3,65,00,000 वर्ग किलोमीटर है, जबकि उत्तरी अमेरिका का 24 मिलियन है। अफ्रीका से छोटा है। 1994 का क्वेश्चन है। ये सब वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत कम कर दिया पूछना अब लगता है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीप से संबंधित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीप से कौन संबंधित नहीं है? तो यहाँ देखिए, आयर झील। कौन सा? आयर झील, जिसे लेक आयर को ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील आपका आयर झील है, जिसको नारल बाल मैदान, कौन सा? नाराल बाल मैदान के ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट पर स्थित है। जो नाराल बाल मैदान की भी ऑस्ट्रेलिया के सबसे दक्षिणी तट पर स्थित है। सॉल्विन नदी के क्षेत्र में मुख्यतः दक्षिण पूर्व एशिया, म्यांमार और चीन में है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। जबकि सेल्विन घाटी के स्रोतों में ऑस्ट्रेलिया से संबंधित नहीं मानी जाती, लेकिन कुछ स्रोतों में सेल्विन रेंज को ऑस्ट्रेलिया में है। बीपीएससी ने इसको जी को बाहर डी माना था।
डी का मतलब क्या, सोलवन घाटी। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में नहीं है, तो सोलवन घाटी नहीं है। बाकी आयरन झील, नलाबार मैदान और सॉल्विन पर्वत, ये सभी ऑस्ट्रेलिया में है, पर सॉल्विन घाटी नहीं है। बीपीएससी ने तो डी माना, पर बहुत स्रोतों में आपको डी मिलेगा कि सोलवन घाटी भी ऑस्ट्रेलिया में है। अगला क्वेश्चन, अटलांटिक क्षेत्र में क्या लिखा है, आर्कटिक क्षेत्र और अटलांटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है, तो ये किसके निकट है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट है। आर्कटिक क्षेत्र और अटलांटिका महाद्वीप किसके निकट है, तो आर्कटिक आपका उत्तरी में है, जबकि अटलांटिका आपका दक्षिणी ध्रुव में पड़ता है। आर्कटिक क्षेत्र पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल के निकट है, जबकि आर्कटिक महाद्वीप पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल के निकट स्थित है। आर्कटिक क्षेत्र एक महासागरीय भाग है जो बर्फ से ढका रहता है। फिर आता आर्कटिक एक विशाल महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। फिर अगला आता है विश्व की पर्वत और श्रेणियां, माउंटेन रेंज। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो पैरनकाइमा है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो पैरनकाइमा है। देखिए क्या लिखता है, दक्षिणी अमेरिका पूर्वी भाग में स्थित गुयाना उच्च भूमि को पृथ्वी का सबसे पुराना भू संरचना का गिना जाता है। पैरनकाइमा पर्वत गुयाना शील्ड का ही एक भाग है, जबकि पैरनकाइमा पर्वत गुयाना शील्ड का ही एक भाग है। एंडीज पर्वतमाला एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, जबकि एंडीज पर्वतमाला एक नवीन पर्वत श्रृंखला है या प्राचीन नहीं है, अतः प्राचीनता के आधार पर पैरनकाइमा सही उत्तर होगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकारों के पर्वत में पाई जाती है, तो नवीन मोड़दार पर्वतों में आपको विश्व की सबसे ज्यादा चोटियां मिलेगी। कहाँ मिलेगी, नवीन मोड़दार पर्वतों में मिलेगी। विश्व के अधिकांश सर्वोच्च चोटियां जैसे माउंट एवरेस्ट नवीन मोड़दार पर्वत यंग फोल्ड माउंटेन में स्थित है। हिमालय, एंडीज, आल्पास, रॉकीज नवीन वलित पर्वतों के प्रमुख उदाहरण हैं। इन पर्वतों का निर्माण हाल ही में भूगर्भिक युगों के प्लेट वितरण की क्रियाओं से हुआ है। प्राचीन वलित पर्वत जैसे अरावली घिसकर नीचे हो गई है। 2001 का क्वेश्चन है ये देखिए। विश्व अब आइए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे युवा वलित पर्वत नहीं है, तो अरावली सबसे युवा नहीं है। उपयुक्त में एक साथ देखिए क्या लिखा है, वलित पर्वत वे पर्वत है, फोल्डिंग माउंटेन वे पर्वत होते हैं जो पृथ्वी की परत के ऊपरी भाग के वलन के फलस्वरूप बनते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नवीन वलित पर्वत और दूसरा होता है प्राचीन वलित पर्वत। नवीन वलित पर्वत के उदाहरण हिमालय, अल्पास, एंडीज आदि है, जबकि प्राचीन वलित पर्वत में के अरावली पर्वत, अल्पेशियन उत्तरी अमेरिका, यूराल पर्वत रूस शामिल है। चूंकि अरावली और अल्पेशियन दोनों ही प्राचीन वलित पर्वत है, इसलिए होगा। चलिए, विश्व में सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो आपको एंडीज मिलेगा। विश्व में सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला किसकी है, तो एंडीज की है। एंडीज दक्षिण अमेरिका और प्रमुख और विश्व की सबसे लंबी स्थलगत पर्वत श्रेणी है। यह पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे में फैला है। यह पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे में फैला हुई है। इसकी लंबाई विभिन्न प्रमाणिक स्रोतों में 7000 किलोमीटर और 7900 किलोमीटर तक मानी जाती है। पृथ्वी पर स्थित कुल सबसे लंबी पर्वत श्रेणी मिड ओशन रेंज है, जिसकी लंबाई 6500 किलोमीटर है, लेकिन समुद्र तल के भीतर है। फिर आता अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसके साथ एंडीज फैला हुआ है। एंडीज किसके साथ फैला हुआ है, ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पे एंडीज फैला हुआ है। एंडीज कहाँ फैला हुआ है, तो एंडीज दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पे फैला हुआ है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के समानांतर फैला हुआ है। यह विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है। यह 7 देशों के वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना से होकर गुजरती है। यह एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला, एक मिनट थोड़ा छोटा करते हैं आपको अच्छा समझा सके। ये देखिए, ये आपका एंडीज पर्वत है, ये देख रहे हैं, ये आप कितना लंबा है, ये आपका एंडीज पर्वत है। चलिए अगला देखते हैं। ये आपको अगर पीडीएफ लेना है ना, तो हमारे आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना होगा बीपीएससी पीवाईक्यू के, तब आपको ये पीडीएफ मिल पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यूरोप का एक पर्वत श्रृंखला कैसी है, तो आल्पस है। यूरोप की पर्वत श्रृंखला कौन सी है, यूरोप की पर्वत श्रृंखला तो आल्पस है। आल्पस पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। आल्पस जो पर्वत श्रेणी है वो मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया, मोरक्को और लेक्टेन में है। इसका विस्तार आपको इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया, मोरक्को
और सिलकेटीन में है। आल्प्स पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत यंगफोल्ड माउंटेन का एक प्रमुख उदाहरण है। इसका उच्च बिंदु ब्लॉक माउंटेन है। इसका उच्च बिंदु कौन सा है? ब्लॉक माउंटेन, माउंट ब्लैक भी जिसे कहते हैं। जो का क्वेश्चन है। फिर आता है पेनाइन यूरोप में, अल्पेशियन अमेरिका में, अरावली भारत में। ये सब किसके उदाहरण है? तो पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण हैं। पेनाइन यूरोप का, अल्पेशियन अमेरिका का, अरावली भारत का पुरानी पर्वत श्रृंखला ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के उदाहरण हैं। ये पर्वत करोड़ों वर्ष पूर्व बने और अब अपरदन के कारण घिस चुके हैं। अरावली भारत में नहीं है, भारत में ही है, बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत अरावली जो हम लोग देखते हैं ना, वो भारत की ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत में से एक है। सबसे युवा वलित पर्वत हिमालय और अल्पस आते हैं। यूरोप में पेनेरीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? यूरोप के में जो पेनेरीज पर्वत श्रृंखला है ना, वो किन दो देशों को अलग करती है? स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। स्पेन और फ्रांस को पेनेरीज पर्वत श्रृंखला अलग करती है। देखिए क्या लिखा, पेनेरीज पर्वत श्रृंखला स्पेन और फ्रांस के मध्य एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। यह पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीप आर्बेरियन के शेष यूरोप महाद्वीप को अलग करती है। इसका विस्तार बिस्के की खाड़ी से लेकर भूमध्य सागर तक है। इसका जो विस्तार है वो बिस्के की खाड़ी, बे ऑफ बिस्के से लेकर भूमध्य सागर तक है। यह पर्वत श्रृंखला पर्वतारोही और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी पर्वत है। ठीक है, रॉकी पर्वत सबसे लंबी है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। हालांकि विश्व की सबसे लंबी स्थलगत पर्वत श्रृंखला एंडीज है, जो विकल्प में नहीं था, इसी के लिए हम लोग रॉकी को मारे। जबकि सबसे लंबी कौन सी है? तो एंडीज है, जो दक्षिण अमेरिका में है। अमेरिकी एजेंसी NOAA के अनुसार पृथ्वी में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मिड ओशन रेंज है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ मिलेगा? तो आपको ओशन में मिलेगा, मिड ओशन रेंज में मिलेगा। अब अगला टॉपिक हमारा होता है पठार। संसार की छत, रूफ ऑफ वर्ल्ड किसे कहते हैं? तो उसे हम लोग पामीर के पठार को संसार की छत कहते हैं। पामीर के पठार को क्या कहते हैं? संसार की छत कहते हैं। संसार की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। यह मध्य एशिया में स्थित है और कई बड़े पर्वत श्रृंखलाओं का मिलन बिंदु है। कभी कभी तिब्बत के पठार को भी संसार की छत का प्रयोग करते हैं। यह अपनी अत्यधिक ऊंचाई और विस्तार के कारण जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अब आइए अगला टॉपिक है शुष्क प्रदेश और मरुस्थल। इसमें बहुत छोटा छोटा टॉपिक है और बहुत कम कम क्वेश्चन है। देख रहे, मात्र 133 पेज में सब कंप्लीट हो गया। कहाँ वो सब 400 और 500 पेज में जाता था। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक कहाँ होती है? तो 23 डिग्री अक्षांश के पास। हमारा जो रेगिस्तान मिलता है वो कहाँ ज़्यादा मिलेगा आपको? तो 23 डिग्री अक्षांश के पास। देखिए हमारा जो थार रेगिस्तान है वो भी आपको 23 डिग्री अक्षांश के पास है। वही कहता है पृथ्वी पर मरुभूमि होने की अधिक संभावना कहाँ पर है? तो 23 डिग्री अक्षांश के पास है। पृथ्वी का उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार सामान्यतः 15 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच होता है और 30 डिग्री अक्षांश के आसपास उच्च वायु दाब हाई प्रेशर का क्षेत्र पाया जाता है। यह हवाओं को ऊपर से नीचे लाती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ वर्षा भर मौसम साफ रहता है और वर्षा कम होने लगती है। सहारा और ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल इसी अक्षांश के मध्य स्थित है। अब अगला आता है गोबी मरुस्थल किस देश में? तो गोबी मरुस्थल आपको मंगोलिया में मिलेगा। ये मंगोलिया और चीन की सीमा पे पड़ता है गोबी मरुस्थल। आइए देखिए, गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में स्थित है। यह मुख्य रूप से चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है। यह एक ठंडा मरुस्थल है जो आर्द्रता भरी हवाओं से दूर स्थित है और बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने विकल्प में मंगोलिया को सही माना था। अब आइए अगला देखते हैं, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? जो आपका ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है वो कहाँ पर है? तो वो ऑस्ट्रेलिया में आपको ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल मिलेगा। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका विस्तार लगभग में 3,48,750 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। ऑस्ट्रेलिया के अन्य मरुस्थलों का ऑस्ट्रेलिया में और कौन कौन मरुस्थल है? तो गिब्सन है, ग्रेट सैंडी है और सिम्पसन मरुस्थल शामिल है। ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन है? गिब्सन है, ग्रेट सैंडी है और रिप्सन मरुस्थल शामिल है। फिर आपका आता तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो चीन में आपको तकला मकान मरुस्थल मिलेगा। कहाँ मिलेगा? चीन में आपको मिलेगा। तकला मकान मरुस्थल मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम चीन के जिजियांग क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम चीन के जिजियांग क्षेत्र में स्थित है। यह दक्षिण में कुनलुन पर्वत
और पश्चिम में पामीर के पठार और उत्तर में तियानशान पर्वत से घिरा हुआ है। यह विश्व के सबसे बड़े रेतीले मरुस्थल में से एक है। यह पूर्णतः चीन की सीमा के भीतर स्थित है। रेगिस्तान क्षेत्र में मरुभूमि सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? तो अपघर्षण का है। रेगिस्तान क्षेत्रों में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? तो अपघर्षण का है। किसका उदाहरण है? अपघर्षण का है। रेगिस्तान क्षेत्र मशरूम सेल, रेगिस्तान क्षेत्रों में मशरूम सेल, मशरूम रॉक एक छत्रक सेल का निर्माण अपघर्षण का एक उदाहरण है। यह पवनों द्वारा किए गए अपरदनात्मक कार्यों, इसमें पवन चट्टानों को निचले भागों के से ऊपरी भागों में तुलना में अधिक काटती है, जिससे चट्टानों का आकार मशरूम जैसा दिखाई देता है। अगला है, विश्व के सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा? विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? तो वो टकलाकामा है। विश्व में सबसे शुष्क डेजर्ट गैर ध्रुवीय रेगिस्तान अटाकामा है। विश्व का सबसे शुष्क मैंने डायरेक्ट है, मतलब सबसे सूखा कहाँ आपको मिलेगा? तो गैर ध्रुवीय रेगिस्तान में अटाकामा मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अटाकामा में मिलेगा। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसका निर्माण हम्बोल्ट की और पेरू की ठंडी जलधाराओं से महत्वपूर्ण योगदान है। इतना शुष्क क्यों है? क्योंकि यहाँ से हम्बोल्ट और पेरू की ठंडी जलधारा बहती है, जिसका तटीय बारिश को रोकती है। और यह उत्तरी चिली प्रशांत तट में फैला हुआ, और ये कहाँ मिलेगा आपको? तो उत्तरी चिली के प्रशांत तट में फैला हुआ मिलेगा आपको अटाकामा। इसके बाद कहता है निम्नलिखित जोड़ी में कौन चयन कीजिए। ठीक है, पहला क्या है, क्या आपको खोजना है? कौन सा जोड़ी बेजोड़ है? तो सही कौन कौन है? गोबी आपको मंगोलिया मिलेगा, थार आपको भारत में मिलेगा, सहारा अफ्रीका मिलेगा, कालाहारी आपको दक्षिण अफ्रीका में मिलता है। चलिए देखते हैं। कालाहारी डेजर्ट आपको अमेरिका में नहीं बल्कि अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में है, जबकि जो गोबी मरुस्थल है ना वो मंगोलिया और चीन में है। यह थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में स्थित है और विश्व का सबसे गर्म स्थल भी है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में स्थित और विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल भी है। फिर अगला आता है आपका घास का मैदान, ग्रासलैंड। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांश घास के मैदान को क्या नाम है? उसे हम लोग पंपास कहते हैं। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांश घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग पंपास कहते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मध्य अक्षांश और शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को पंपास कहते हैं। इसे घास के मैदान का विस्तार मुख्यतः अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील के दक्षिणी भाग में है। ये पेरी उत्तरी अमेरिका के घास का मैदान है और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदान का नाम डाउन्स है। ये देखिए आपको सारा घास का मैदान दिख रहा है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? तो आपका सवाना है। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कौन है? तो सवाना अफ्रीका का एक प्रमुख उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जबकि प्रेरी उत्तरी अमेरिका और पंपास दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। टेंगा घास का मैदान नहीं है बल्कि शंकुधारी वन का है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाए जाते हैं। ब्राजील का पठार के पास मैदान को क्या कहते हैं? तो कंपोज कहते हैं। ब्राजील के पठार के पास जो मैदान उसे क्या कहते हैं? उसे कंपोज कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोज कहते हैं। ब्राजील के पठार के पास पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कंपोज कहते हैं। पंपास शीतोष्ण घास के मैदान है जो अर्जेंटीना और उरुग्वे में है। वेल्डस दक्षिण अफ्रीका शीतोष्ण घास का मैदान है, जबकि डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला घास का मैदान है। फिर अगला टॉपिक आपका आता है विश्व के देश और उनकी सीमाओं से। देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन है। मैजिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच विद्यमान है? जो मैजिनॉट रेखा है वो किन दो देशों के बीच विद्यमान है? तो वो फ्रांस और जर्मनी के मध्य विद्यमान है। मैजिनॉट रेखा किन दो देशों के मध्य विद्यमान है? तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य विद्यमान है। मैजिनॉट रेखा फ्रांस द्वारा जर्मनी के संभावित हमले को रोकने के लिए बनाई गई विशाल किलेबंदी की रेखा है। यह द्वितीय विश्व युद्ध से पहले निर्मित की गई थी। यह मुख्य रूप से फ्रांस पूर्वी सीमा और जर्मनी और आंशिक रूप से लग्जमबर्ग की ओर स्थित है। यह स्थिर रक्षा पंक्ति है। सबसे बड़े तटीय रेखा किस देश में है? तो सबसे बड़ा तटीय रेखा आपका कनाडा में आपको सबसे बड़ा तटीय रेखा मिलेगा। विश्व की सबसे लंबी तट रेखा कनाडा की है। कनाडा की तट की रेखा की लंबाई लगभग में 2,02,080 किलोमीटर है और यह 3 महासागर अटलांटिक, प्रशांत और आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। कहाँ से? यह 3 महासागर है, अटलांटिक, प्रशांत और आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। इससे बाद में नॉर्वे और इंडोनेशिया का स्थान आता है। सेकंड में कौन है? तो नॉर्वे और थर्ड में इंडोनेशिया का स्थान आता है।
इजराइल का उभयनिष्ठ सीमा किससे लगती है? जो इजराइल है उसकी उभयनिष्ठ सीमा किसे किसे लगती है? लेबनान से, सीरिया से, जॉर्डन से और मिस्र के साथ। इजराइल के पश्चिमी एशिया के भूमध्य सागर के तट पर स्थित एक देश है। इसकी सीमाएं उत्तर में लेबनान से, उत्तर पूर्व में सीरिया से, पूर्व में जॉर्डन से, दक्षिण पश्चिम में मिस्र इजिप्ट से लगती है। यह फिलिस्तीन क्षेत्र गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से लगती है। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं होती है? तो निम्नलिखित में से किस देश के साथ मृत सागर की भूमि सीमा नहीं होती है? तो कि देखिए, मृत सागर का विस्तार जॉर्डन, इजराइल, वेस्ट बैंक, फिलिस्तीन के क्षेत्र में है। लेबनान की सीमा मृत सागर में नहीं लगती है, जबकि लेबनान की सीमा जो है वो मृत सागर से नहीं लगती है। स्रोत में चूंकि लेबनान के दिखे, मृत सागर पृथ्वी की सबसे निचले बिंदु में से एक, जो मृत सागर है ना वो पृथ्वी के सबसे निचले बिंदु में से एक है। फिर अगला था, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो आपको जापान मिलेगा। सीमा रहित देश, आइलैंड कंट्री वह है जिसकी सीमा किसी अन्य देशों की सीमा से नहीं मिलती है और चारों ओर समुद्र से घिरा हो, जिसमें जापान का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, 3,77,995 वर्ग किलोमीटर है, जबकि फिलीपींस का क्षेत्रफल 3 लाख वर्ग किलोमीटर, न्यूजीलैंड का 2,68,338 किलोमीटर है। यूएई की रियासती राज्य कौन कौन है? जिसको हम लोग यूएई कहते हैं, उसके रियासती राज्य कौन कौन है? तो वो आपका अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजनाम, उमर उल क्वैन, फुजराह और रास उल खरई है, रास उल खमरा है। आइए देखिए, संयुक्त अरब अमीरात यूएई में 7 अमीरातों का एक संघ है। इसमें 7 रियासती राज्य है। कौन कौन है? अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजनाम, उम्र उल कुलैन, फुजेरा और रास उल खैमार है। बहरीन और कुवैत स्वतंत्र देश है जो यूएई का हिस्सा नहीं है, जबकि रियाद और जद्दा सऊदी अरब के शहर है। फिर आता है स्थलबद्ध देश। देखा जाए निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध देश है? तो वो आपका हंगरी एक स्थलबद्ध देश है। हंगरी एक स्थलबद्ध देश है। हंगरी एक स्थल लैंडलॉक्ड देश है जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। यहाँ यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रेलिया और स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। ठीक है। ब्राजीलियम की सीमा उत्तरी सागर से लगती है, जबकि ब्राजीलियम की जो सीमा है वो उत्तरी सागर से लगती है। रोमानिया और यूक्रेन की सीमा काला सागर, ब्लैक सी से लगती है। अब आता है आपका देश की राजधानी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? कैनबरा, सिडनी, वेलिंगटन, रियाद। तो आपका सिडनी किसी की राजधानी नहीं है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख शहर है, जबकि और उसका बंदरगाह है, उसकी राजधानी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी, जो वेलिंगटन है ना वो न्यूजीलैंड की राजधानी है, जबकि रियाद आपका सऊदी अरब की राजधानी है। फिर आता है भौगोलिक उपनाम। रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहते हैं? रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहते हैं? तो सेंट पीटर्सबर्ग को। रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो सेंट पीटर्सबर्ग को उत्तर का वेनिस कहते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। यह नेवा नदी के तट पर स्थित है और इसमें कई नहरें और पुल है। इसके पहले पेत्रोग्राद और लेनिनग्राद के नाम से जाना जाता था। यह रूस का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक शहर और बंदरगाह है। फिर आता है पूर्वी समुद्र का स्वामिनी का नाम क्या है? पूर्वी समुद्र का स्वामिनी किसे कहते हैं? तो भारत को कहते हैं। पूर्वी समुद्र का स्वामिनी, जिसे मिस्ट्रेस ऑफ द ईस्टर्न सी किसे की उपाधि भारत को दी जाती है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में यह उपाधि श्रीलंका को भी प्रदान की गई है, पर आयोग ने उसका उत्तर भारत को माना था। हिंद महासागर में भारत का केंद्रीय और महत्वपूर्ण स्थिति को यह दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन यूरोप के खेल का मैदान कहलाता है? तो स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। स्विट्जरलैंड यूरोप का खेल का मैदान है। स्विट्जरलैंड यूरोप का खेल का मैदान है। इसे यह नाम इसकी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, आल्प्स पर्वत झील और आउटलैंड खेलों के जैसे साइकिलिंग के कारण मिला है। यह यूरोप के पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र है। फिर आता है जलमंडल। क्या आता है? जलमंडल पृथ्वी के स्थल का वह भाग जो पानी में ठंडा है। लगभग वो कितना है? तो ढका हुआ है, तो वो आपका 2/3 भाग है। पृथ्वी की सतह का लगभग 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है। सटीक रूप से पृथ्वी का लगभग 71% भाग जलमंडल, महासागर, झील, सागर और झील है और शेष 29% भाग स्थल मंडल है।
अगला टॉपिक हमारा जलमंडल आता है। क्या कहता है? 64,000 किलोमीटर लंबाई और 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर की चौड़ाई वाला कटक उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणी से मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी फिर ऑस्ट्रेलिया के अटलांटिक के बीच दक्षिण प्रशांत महासागर द्रोणी में प्रवेश करता यह कटक है। फिर आता है इसमें कटक के कौन कौन है, तो कटक का कौन कौन है देखिए। कटक का मध्य में महासागर भूमध्य मध्य क्या लिखा है, मध्य महासागरीय कटक मिड ओशन रेंज पृथ्वी की सतह का अकेला सबसे विशाल भूगर्भिक लक्षण है, विशाल भूगर्भिक लक्षण है। यह ग्लोब के चारों ओर लगभग में 40,390 मील या 65,000 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इसका विस्तार आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में है। यह कटक दो टेक्टोनिक प्लेटों से अलग होने वाली अपसारी सीमा से बनता है, जहां यह नया मैग्मा बाहर आता है। अटलांटिक महासागर के से मध्य अटलांटिक कटक के नाम से जाना जाता है। फिर आता है आपका नाइट्री ईस्ट रेंज कहाँ पर है? नाइट्री ईस्ट रेंज हिंद महासागर में है। नाइट्री ईस्ट रेंज कहाँ पर है? तो हिंद महासागर में है। नाइट्री ईस्ट रेंज 90 डिग्री जिसे ईस्ट रेंज वो हिंद महासागर में एक प्रमुख कटक है। इसका नामकरण इसकी अवस्थिति 90 डिग्री पूर्वी दक्षिणांतर के समानांतर होने के कारण दिया गया है। यह कटक हिंद महासागर को पूर्वी और पश्चिमी द्रोणी से विभाजित करता है। यह एक हॉट स्पॉट ट्रैक का उदाहरण माना जाता है जो उत्तर दक्षिण दिशा में फैला है। अगला क्वेश्चन आता है सुंडा ट्रेंच किस महाद्वीप के समानांतर स्थित है? सुंडा ट्रेंच या देखिए सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर में अवस्थित है। इसका विस्तार मुख्य रूप से इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमित्रा और जावा द्वीप के समानांतर है। चूंकि यह सुमित्रा और जावा दोनों के समानांतर है इसीलिए एक से ज्यादा होगा। सबसे पहले यह जावा ट्रेंच के नाम से जाना जाता था। यह हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त भी है। पहले इसे जावा ट्रेंच कहते थे और यह हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त भी है। 2022 का क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन एकदम है। फिर अगला आता है आपका डेल्टा। सबसे पहले पूछता है आपसे मिसिसिपी डेल्टा का उदाहरण किसका है? तो मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है अंगोलिक या पंजक बिड फुटर डेल्टा का है। मिसिसिपी डेल्टा किसका उदाहरण है? तो अंगोलित या पंजक बिड बर्ड फुट डेल्टा का है। बर्ड फुट डेल्टा का है। चलिए डिटेल पढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का मिसिसिपी नदी के डेल्टा जो पंछी बन जाकर बर्ड फुट डेल्टा का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस प्रकार के डेल्टा का निर्माण तब होता है जब नदी की गति समुद्र में गिरने से तेज रहती है और अपने साथ भारी मात्रा में अवसाद लाती है। फिर कहता है यह नदी मुख्य धारा कई वितरणिकाओं में बढ़ जाती है जो पंछी के पंजे की तरह समुद्र में फैल जाती है। फिर आता है नील नदी का डेल्टा चापाकर डेल्टा का उदाहरण है। फिर अगला आता है विश्व के प्रमुख सागर। सार्गेसो सागर एक हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। सार्गेसो सागर किसका एक हिस्सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का है। सार्गेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक शांत जलाशय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सार्गेसम नामक जड़ विहीन समुद्री वनस्पति बहुतायत में पाई जाती है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा सागर है जिसकी कोई तट रेखा बाउंड्री नहीं है। यह महासागरीय धारा गल्फ स्ट्रीम कैनारी धारा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के चक्र में स्थित है। फिर आता है महासागरीय धाराएं। क्या आता है? महासागरीय धाराएं या एक क्या लिखा? महासागरीय धारा। गल्फ स्ट्रीम कैसा है? गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है। टॉपिक का नाम है महासागरीय धाराएं और पहला क्वेश्चन है गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो एक महासागरीय धारा है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक महासागरीय धारा। देखिए क्या लिखता है। गल्फ स्ट्रीम एक प्रमुख महासागरीय धारा है। यह गर्म जलधारा और संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। इसका निर्माण तब होता है जब फ्लोरिडा की धारा एंटेलिस धारा के जल को समाविष्ट कर हैटेकस अंतर्द्वीप के आगे बढ़ती है। यह धारा का अवलोकन सबसे पहले जुआन पोंस डी लियोन ने 1513 में किया था। फिर आता है बेगुआरा जलधारा। बेगुआरा जलधारा क्या है? तो यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। कैसी धारा है? तो ठंडी जलधारा है। बेगुआ जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक ठंडी महासागरीय धारा है। यह दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराकर तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। इस प्रभाव के तटवर्ती क्षेत्रों में तापमान कम रहता है और कोहरा छाया रहता है। यह धारा कालाहारी मरुस्थल के निर्माण और शुष्कता में योगदान देता है। फिर अगला क्वेश्चन है नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है? क्या कहता है? नामीबिया के तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है? उसे बेगुएला की धारा कहते हैं। नामीबिया के तट के साथ बहने वाली
ठंडी जलधारा का नाम क्या है? तो बेगुला की धारा है, बेगुला की धारा है। नामीबिया के तट के साथ बेगुला की ठंडी जलधारा बहती है। इस ठंडी धारा के प्रभाव के कारण यहाँ का मौसम साल भर ठंडा और सुहाना रहता है। हम्बोल्ट की धारा जैसे पेरू धारा दक्षिण अमेरिका के तटीय पश्चिमी तट पर स्थित है। उल्गुहास धारा हिंद महासागर का एक गर्म धारा है। फिर आता है एल नीनो धारा कहाँ से प्रभावित होती है? एल नीनो ये प्रशांत महासागर से प्रभावित होती है। एल नीनो धारा कहाँ से प्रभावित होती है? तो प्रशांत महासागर से होती है। एल नीनो प्रशांत महासागर में प्रभावित होने वाली एक गर्म जलधारा है। यह मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंध प्रशांत महासागर की सतह के तापमान में वृद्धि से जुड़ी घटना है। इसके कारण भारतीय मानसून वर्षा नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है और इसकी सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। इसके विपरीत लाल नीना पूर्वी प्रशांत महासागर के कम तापमान शीतलना को दर्शाती है। निम्नलिखित में धाराओं में से कौन सी एक गर्म जलधारा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा, कौन सी गर्म जलधारा नहीं है? तो कौन सी गर्म नहीं, तो गर्म जलधारा कौन है? तो आपका सही बहुत चलिए देखते हैं। प्रशांत में सभी गर्म जलधाराएं हैं। हमसे पूछा था गर्म जलधारा कौन कौन है? तो अलास्का की धारा, मोजाम्बिक की धारा और एटिलिस की धारा, ये सभी गर्म धाराएं हैं। कैसी है? सभी गर्म जलधाराएं हैं। दिए क्या लिखा है? अलास्का की धारा कौन बोलता है? अलास्का की धारा जो प्रशांत महासागर, मोजाम्बिक की धारा जो हिंद महासागर और एटिलिस की धारा जो अटलांटिक महासागर, सभी गर्म की प्रकृति की है। ठंडी जलधाराओं का उदाहरण है वेगुएला, फॉकलैंड और हम्बोल्ट। लेब्राडोर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। कौन कौन है? बेगुला है, फॉकलैंड है, हम्बोल्ट है, लेब्राडोर है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई है। चलिए देखिए, अब आ जाइए लवणता से क्वेश्चन। लवणता, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो भूमि है। सागरीय लवणता क्यों होती है? मुख्य स्रोत क्या है? तो वो भूमि है। क्या लिखा है? सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि, लैंड है। चट्टानों के मौजूदा लवणों की नदी अपने साथ घोलकर सागरों तक पहुंचाती है। नदी की लवणता सागर तक पहुंचने वाली प्रमुख कारक है। इसका मूल स्रोत भूमि है। ज्वालामुखी उद्गार के कुछ प्रमुख, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है? तो वो आपको 35 पीपीटी मिलेगा। जो अरब सागर हमारा है ना, वहाँ कितना औसतन खारापन है? तो 35 पीपीटी है। अरब सागर की लवणता 36 पीपीटी औसतन है, जिसमें यहाँ 35 सामने तक मार दिए। हिंद महासागर में 0 से 10 डिग्री अक्षांश में औसत लवणता 35 से 36 पीपीटी होता है। बंगाल की खाड़ी में नदियाँ ताजे पानी मिलने के कारण यहाँ लवणता घटकर 30 पीपीटी हो गया। जबकि बंगाल की खाड़ी में कितना मिलेगा? 30 पीपीटी। आपको बताना निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो मृत सागर में आपको औसत लवणता सर्वाधिक मिलेगी। कहाँ मिलेगी? मृत सागर में। दिए गए विकल्पों में मृत सागर में सर्वाधिक 238% आपको पाई जाती है। वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक लवणता असाल झील, कहाँ पे आपको मिलेगा? असाल झील में मिलेगा। इसके बाद तुर्की का वॉन झील, फिर मृत सागर का स्थान आता है। उच्च लवणता के कारण मृत सागर में कोई डूबता नहीं है। उच्च लवणता के कारण मृत सागर में कोई भी डूबता नहीं है। फिर आता महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है? महासागरों में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है? तो चंद्रमा के कारण आती। कैसे आती है? चंद्रमा के कारण आती है। महासागरों में ऊंची जल तरंगें मुख्यतः चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आती है। ये सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल जब पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के संयुक्त प्रभाव से ज्वार उत्पन्न होता है और चंद्रमा पृथ्वी के सूर्य की तुलना में अधिक निकट है, इसलिए इसका आकर्षण बल ज्वार उत्पन्न करने में अधिक प्रभावी होता है। चंद्रमा का ज्वारोत्पादक शक्ति सूर्य की तुलना में 2.17 गुना अधिक है। चंद्रमा का ज्वारोत्पादक शक्ति सूर्य की तुलना में कितना है? 2.17 गुना अधिक है। यहाँ देखिए हाई टाइड, जब चंद्रमा जब टानेगा ना तो ये हाई टाइड आएगा, ये लो टाइड रहता है और फिर इधर हाई टाइड आता है। अगला टॉपिक हमारा विश्व की नदियां हैं। पहला, दक्षिण अमेरिका की में सबसे लंबी नदी कौन है? तो वो आपका अमेजॉन नदी है। अमेजॉन नदी दक्षिण अमेरिका का, अमेजॉन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। अपर्वा क्षेत्र डराइजन एरिया मैंने अपर्वा क्षेत्र कितना है? तो जल आयतन की दृष्टि से संसार में सबसे बड़ी है। इसका उद्गम पेरू के एंडीज पर्वतमाला से होता है और यह अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, लेकिन अमेजॉन नदी जल राशि में सबसे बड़ी है। नील नदी जो है ना लंबी है, जबकि अमेजॉन नदी में जल का भंडारण सबसे ज़्यादा है। अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान से किस नदी में मुड़ती है? तो काबुल नदी में मुड़ती। क्या कहता है?
अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान के किस नदी पे मुड़ती है? तो काबुल नदी पे मुड़ती है। कहाँ मिलती है? काबुल नदी पर। सिंधु नदी अब अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, तो ये काबुल नदी से मिलती है। कहाँ से मिलती है? काबुल नदी से मिलती है। काबुल नदी अफगानिस्तान से बाहर बहकर आती है और सिंधु के दाहिने तट पे मिलती है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील के निकट होता है। यह तिब्बत, भारत और पाकिस्तान के प्रवाहित होने वाली कराची से पास अरब सागर में गिरती है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं? तो मर्रे और डार्लिंग नदी है। मर्रे और डार्लिंग नदी है। मर्रे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां हैं। इन नदियों की घाटी ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है। इन नदियों की घाटी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है। अन्य विकल्प में इरी और एरियन संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के वृहत ग्रेट लेक्स है। विक्टोरिया का चाड अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलें हैं तथा स्वेज और पनामा नहरें हैं। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र में अपना जल बहाव ले जाती है, तो वह क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग जलग्रहण क्षेत्र कहते हैं। एक नदी जिस विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाव लाती है और उस क्षेत्र में जलग्रहण क्षेत्र तो कैचमेंट एरिया कहते हैं। नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाया जाने वाला कुल क्षेत्र जल निकासी क्षेत्र या प्रवाहद्रोणी डाइजनल बेसिन कहलाता है। जलग्रहण क्षेत्र वर्षा जल को एकत्र कर नदी प्रणाली बना भेजता है। जल संभार वेस्टलैंड की सीमा रेखा दो जल निकासी घाटियों से को अलग करती है। फिर आता है आपका नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर। ठीक है, रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर किसके तट पर है? तो ये बाल्टिक सागर के निकट है। रूस का जो पीटर्सबर्ग शहर है ना, वो किस तट के बगल में है? तो वो बाल्टिक सागर के बगल में है। सेंट पीटर्सबर्ग शहर बाल्टिक सागर के किनारे स्थित है। यह प्रमुख बंदरगाह शहर है जो नेवा नदी के मुहाने पर बसा है। या रूस की आबादी के हिसाब से मॉस्को के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर आता है। सेंट पीटर्सबर्ग 2 शताब्दियों में सबसे अधिक समय तक रूस की राजधानी रहा है। फिर अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा सीन नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे कौन है? तो पेरिस है। कौन सा शहर है जो सीन नदी के किनारे स्थित है? तो वो पेरिस है। आइए व्याख्या देखिए। फ्रांस की शहर पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। सीन नदी फ्रांस की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो पेरिस के मध्य से होकर बहती है। अन्य विकल्पों में बेलग्रेड, डैन्यूब और सावा नदियों के संगम पर स्थित है। लिस्बन टेग्रस नदी के मुहाने और बुडापेस्ट डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। फिर अगला आता है सीन नदी किस नगर के होकर बहती है? सीन नदी जो है वो किस नगर कर होकर बहती है? तो सीन नदी पेरिस से होकर बहती है सीन नदी। फिर आता है सीन नदी फ्रांस से नगर से होकर बहती है। यह नदी फ्रांस के उत्तरी भाग में बहती है और इंग्लिश चैनल में गिरती है, जबकि लंदन टेम्स नदी किनारे में बहती है, जबकि रोमर जो ट्राइबर नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित नदियों में से उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें से होकर नदियाँ बहती है और ये कूट सही है। ठीक है, आइए देखते हैं, चलिए मिलाते हैं। सबसे पहला कौन है? रॉटरडैम जो नीदरलैंड में है। ये राइन नदी और न्यूरेम्यूरस नदी के डेल्टा पर स्थित है। रॉटरडैम कहाँ मिलेगा? राइन नदी पर। ना रॉटरडैम कहाँ पर है? तो नीदरलैंड में है जो राइन नदी के किनारे पर है और एल्यूम्यूनस नदी में डेल्टा स्थित है। जबकि पेरिस सीन नदी के किनारे है। बुडापेस्ट हंगरी डैन्यूब नदी के किनारे है। जबकि वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे। वाशिंगटन डीसी कहाँ है? पोटोमैक नदी के किनारे है। फिर आता है आपका विश्व का वृहत्तम डेल्टा कौन बनाता है? तो वह गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनता है। विश्व का वृहत्तम डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है। इसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना डेल्टा के नाम से जाना जाता है। यह डेल्टा बांग्लादेश और भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य में फैला हुआ है। यह अपनी जैव विविधता और मैंग्रोव वनों के सुंदरी वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला आता है ग्रैंड कैनियन क्या है? ग्रैंड कैनियन ये खड्डा है। ग्रैंड कैनियन क्या है? तो एक खड्डा है। आइए जानते हैं। ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में स्थित एक विशाल खड्डा या ग्रॉज है। इसका निर्माण कोलोराडो नदी द्वारा लाखों वर्षों के अपवर्तन से हुआ है। कॉलोनरिज गार्ग का एक विस्तृता सबसे बड़ा रूप है। इसकी गहराई और भूगर्भीय संरचना इसे विश्व की प्राकृतिक अजूबों में शामिल करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एस्कर और डैमेलियन के संबंध में है? एस्कर और डैमेलियन के संबंध में कौन सा आपको ये बताना है?
देखिए एस्कर, एस्कर क्या होता है? एस्कर या ग्लेशियर से पिघलने वाली ग्लेशियर के पिघलने से बनी जलधाराओं के द्वारा मलबे, रेत, बजरी और निक्षेप से बनने वाले लेबे सकरे के कटक होते हैं। डोमेनियर क्या है? यह हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित गोलाशय मृतिका ब्लॉन्ड क्रे का ढेर होता है जिसके आकार डेल्टा ओकरी और उल्टी नौका जैसा होता है। फिर आता है अंडे टोकरी, अंडे टोकरी बास्केट ऑफ एग स्थलाकृति डोमिन युक्त इलाकों की विशेषता है, ना कि एस्कर की। आता है फिर एस्कर जलधाराओं की ओर से डोमिनियर जलधाराएं क्रिया बनाती है। फिर अगला आपका टॉपिक है द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो न्यू गिनी का द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो न्यू गिनी का द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी है। न्यू गिनी द्वीप इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी देश का अधिकार है। तीसरा सबसे बड़ा द्वीप ब्रोनियो है जो एशिया में स्थित है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ब्रोनियो, जो एशिया में स्थित है। ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड डेनमार्क का भाग है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का भाग है। ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। यह भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका के पास है, लेकिन राजनीतिक रूप से डेनमार्क के अधीन और स्वायत्त क्षेत्र है। नुर्क ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा शहर है और जो उसकी राजधानी है। ग्रीनलैंड की राजधानी की भी हाईलाइट भी था। ग्रीनलैंड की राजधानी न्यूक है। नूक, ग्रीनलैंड की राजधानी नूक है जो सबसे बड़ा शहर और उसकी राजधानी भी। इसका अधिकांश भाग बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो वो आपका ब्रोनियो द्वीप है। कौन सा द्वीप है जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो वो ब्रोनियो द्वीप है। कौन सा? ब्रोनियो है। ब्रोनियो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें जो था ऑप्शन। मेडागास्कर का क्षेत्रफल 5,87,713 वर्ग किलोमीटर है। सुमात्रा का 4,72,000, ब्रिटेन का 2,09,000 है। ब्रोनियो का सही उत्तर होगा। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप भी है ये। फिजी द्वीप कहाँ अवस्थित है? फिजी द्वीप ये प्रशांत महासागर में है। फिजी द्वीप कहाँ पड़ता है? फिजी द्वीप ये प्रशांत महासागर में आपका फिजी द्वीप पड़ता है। फिजी द्वीप दक्षिण प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन में स्थित है। या ओशनिया महाद्वीप के अंतर्गत मेलेनेशिया या ओशिया महाद्वीप के अंतर्गत मेलेनेशिया उपक्षेत्र का हिस्सा है। फिजी लगभग में 330 द्वीपों का हिस्सा है, जिनमें से लगभग 110 बसे हुए हैं, जिसकी राजधानी सुवा है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप होंशु है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? जापान का सबसे बड़ा द्वीप होंशु। सबसे भौगोलिक दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप होंशु है। जापान मुख्यतः 4 बड़े द्वीपों का समूह है: हिडोको, हुंसु, शिकोकू और क्वासुकू। जापान के सबसे बड़ा प्रमुख 4 बड़े द्वीप कौन कौन है? होडेको, होंशु, शिकाकू और कुशुकू है। इन चारों में होंशु क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप है। जापान की राजधानी टोक्यो इस द्वीप में स्थित है। यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। फिर अगला था निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? तो आपका इंडोनेशिया में आपको सर्वाधिक द्वीप मिलेगा। इसके बाद इंडोनेशिया के आधिकारिक तौर पर 17,508 द्वीप है, जिसमें से लगभग में 6,000 में बसे हुए हैं। फिलीपींस के पास 7,661 द्वीप है। मालदीव के पास 1,192, जबकि क्यूबा के पास 4,195 द्वीप और टापू हैं। फिर अगला आता है आपका उत्तरी अमेरिका का नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है? तो वो आपको ओरोटियो झील और इरी झील के बीच में है। उत्तरी अमेरिका का नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है? ओरोटियो झील और इरी झील के बीच में है। नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका के ओरोटियो झील और इरी झील के बीच स्थित है। यह जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। नियाग्रा नदी इन दोनों झील इरी और ओरोटियो के पास जुड़ती है। यह अपनी सुंदरता और पनबिजली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ताउपो झील किस देश में स्थित है? तो ताउपो झील आपको न्यूजीलैंड में मिलेगा। ताउपो झील कहाँ मिलेगा? तो ताउपो झील आपको न्यूजीलैंड में मिलेगा। ताउपो झील न्यूजीलैंड में स्थित है। कहाँ पर है? तो ये आपका न्यूजीलैंड में ताउपो झील है। यह न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप नॉर्थ आइलैंड में स्थित एक द्वीपों का सबसे बड़ा झील है। इसे कोलोरेडा झील का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बने गड्ढे में पानी भरने के लिए हुआ था। अब आपको अगला निम्नलिखित कथन दिया है, आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो हम लोग सीधा सीधा सही कथन को पढ़ते हैं। विक्टोरिया झील सतह क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की दूसरी सुपीरियर के देखिए विक्टोरिया झील जो है वो सतह क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की दूसरी सुपीरियर झील के बाद सबसे मीठे पानी की झील है, ना कि तीसरी है। विक्टोरिया झील कैसी है? तो दूसरी है। पहले में कौन आता है? सुपीरियर झील आता है। ठीक है, विक्टोरिया झील की सीमा
3 देशों से, तंजानिया, युगांडा और केन्या से लगती है, रवांडा से नहीं लगती है। जो विक्टोरिया झील है ना, उसकी सीमा 3 देशों से लगती है। कौन कौन? तंजानिया से, युगांडा से और केन्या से लगती है, पर रवांडा से नहीं लगती है। ठीक है, विक्टोरिया झील का यह अफ्रीका के महान झील ग्रेट लेक में से एक है। इसे निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी, जिसे व्हाइट नील भी कहते हैं। अब आ जाइए जल संधि और जलमंडल से क्वेश्चन। पहला है, हार्मुज जलमंडल मध्य जोड़ता है पर्शियन की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को। हार्मुज की जलमंडल मध्य किसे जोड़ता है? पर्शिया की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। पर्शिया की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। हार्मुज जलमंडल मध्य कौन सा? हार्मुज का जो जलमंडल मध्य फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। यह पश्चिमी एशिया का एक रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण जलमार्ग है। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल व्यापार इसी मार्ग से होता है। यह ईरान और ओमान मसूदम प्रायद्वीप को अलग करती है। निम्नलिखित में से कौन सा जलमंडल मध्य जो कि डेविल्स नेक के पास जाना जाता है, तो वो कौन है? तो वो क्रा जलमंडल मध्य है। कौन सा? क्रा जलमंडल मध्य। क्रा जलमंडल मध्य को डेविन्स लेक या शैतान की गर्दन के नाम से जानते हैं। यह दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड के हिस्से में स्थित है। यह मलय प्रायद्वीप का और मुख्य भूमि को एशिया से जोड़ता है। यह सकरे और दुर्गम होने के कारण जहाज़ों के लिए बाधा उत्पन्न करने की वजह से इसका नाम पड़ा है। फिर आता है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाबा अल मनसब की। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाबा अल मनसेब की संधि जोड़ती है। हिंद महासागर अदन की खाड़ी और लाल सागर को बाबा अल मनदेब की जल संधि जोड़ती है। इसे आंसुओं का द्वार, ग्रेट ऑफ ट्राई भी कहा जाता है। यह यमन, एशिया, जिबूती, इरिट्रिया, अफ्रीका को अलग करती है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को अलग करती है। मलक्का जल संयोजक के आने जाने की सुविधाएं ये आपका हिंद महासागर से चीन सागर तक है। मलक्का जल संधि हिंद महासागर, अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर, प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसीलिए इसे हिंद महासागर से चीन सागर में आने की सुविधा देती है। यह इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और मलय प्रायद्वीप के बीच स्थित है। दुनिया का सबसे व्यस्ततम शिपिंग मार्गों में से एक है। फिर आता है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर लाल सागर या भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो लाल सागर या भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। यह मिस्र के स्वेज जलमंडल मध्य को कटक बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। 1869 में जहाज़ों के आवागमन को खोला गया था। फिर आता है, इसे उत्तरी सिरे या पोर्ट सईद और दक्षिणी सिरे स्वेज बंदरगाह तेबलिक पर स्थित है। फिर आता है, पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर किसे जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और अंध महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर और अंध महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर जिसे प्रशांत महासागर और अंध महासागर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। यह मध्य अमेरिका के पनामा देश के स्थल मध्य के को काटकर बनाई गई है। यह एक लॉक सिस्टम पर आधारित नहर है। इसका निर्माण उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी और पूर्वी तटों के बीच समुद्री दूरी को बहुत कम हो गई है। प्रवाल भित्ति अंड प्रवाल द्वीप किस महासागर पर स्थित है? तो यह भारतीय महासागर पर है। अंडल प्रायद्वीप किस महासागर पर स्थित है? तो यह भारतीय महासागर पर स्थित है। ये देखिए क्या कहता है, अंडल प्रायद्वीप भारतीय महासागर ओशन में स्थित है। यह प्रायद्वीप दक्षिण में दक्षिणतम एटॉल में है। एटॉल का वलयाकार प्रवाल भित्ति है जो इसे लगून के घिरे रहती है। प्रायद्वीप हिंद महासागर में स्थित एक प्रवाल द्वीप है। फिर आता है अगला टॉपिक, वायुमंडल। ओजोन परत बनाती है। ओजोन परत कैसे बनती है? तो पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल पर है ये। ठीक है, ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल के नीचे भाग में ये पाई जाती है। ये पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। इससे पृथ्वी में जीवन की रक्षा होती है और त्वचा कैंसर से बचाव होता है। फिर अगला आता है, पृथ्वी की सतह पे ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? तो पृथ्वी की सतह पे ओजोन परत की ऊंचाई पृथ्वी की सतह पे ओजोन परत की ऊंचाई समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। यह 15 से 20 दिया था, इसलिए करीब उसी को लेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब आता है सूर्यताप और तापमान। यह अगला टॉपिक है। पहला, साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है विकिरण के कारण। जो साफ रातें होती है वो मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। क्यों होती है? विकिरण के कारण। किसके कारण? विकिरण के कारण। साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा
विकिरण के कारण अधिक ठंडी होती है। दिनों में पृथ्वी सूर्य और उष्मा क्या बोलता है, दिनों में पृथ्वी सूर्य से उष्मा ग्रहण करती है और रात में पार्थिव किरण द्वारा उसमें वापस अंतरिक्ष में छोड़ देती है। फिर अगला आता है, बादले वाली रातों में बादल एक कंबल की तरह काम करती है और पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा बहिर्गमी विकिरण को वापस पृथ्वी की ओर परावर्तित कर देती है या अवशोषित कर लेती है और साफ आसमान होने पर यह ऊष्मा आसानी से अंतरिक्ष में चली जाती है, जिससे तापमान गिर जाता है। गरजने वाली चालीसा, क्रोधा 40-50 और चीखने वाली 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में है, तो यह सब आपको दक्षिणी गोलार्ध में मिलेगा। क्या करा, ये देखिए, गरजने वाली चालीसा जिसे क्रोधा 50 और चीखने वाली 60, ये सब पवने दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थल भागों की कमी और महासागरों के विस्तार होने के कारण यह हवाएं बिना किसी अवरोध के अत्यंत तीव्र गति से चलती है। इसमें प्रचंडा का आधार पर इन्हें नाविक इन्हें विशेष नाम से जानते थे। अगला देखिए, वन, पृथ्वी के घने वन में सर्वाधिक पृथ्वी के घने वनों में वन अधिकतम कहाँ मिलते हैं, तो विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। अधिक घन कहाँ मिलेंगे घने वन, तो विषुवत रेखा के पास मिलेंगे। पृथ्वी पे सबसे घने वन विषुवत रेखा इक्वेटर के पास पाए जाते हैं। इन्हें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। इसका विस्तार भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण से रेखाओं के मध्य है। अमेजॉन बेसिन दक्षिण अमेरिका में, कांगो बेसिन अफ्रीका में और दक्षिण पूर्व एशिया का प्रमुख क्षेत्र आता है। फिर आता है आपका टोंगा के कोणधारी वन प्रदेशों में विकसित होने का मुख्य मृदा कौन है, तो पोर्टजॉल है। कौन सा है, पोर्टजॉल। टेंगा के कोणधारी वनों के विकसित होने वाला मुख्य मृदा कौन है, तो पोर्टजॉल है। कौन है, पोर्टजॉल है। टेंगा के कोणधारी वन प्रदेशों में विकसित होने वाली मृदा को पोर्टजॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोर्टजॉल कहते हैं। यह एक अम्लीय मृदा है जिसका निर्माण पोर्टजोलीकरण प्रक्रिया द्वारा होता है। ये मृदा ठंडे और आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका विस्तार मुख्यतः कनाडा, अलास्का और रूस, सोवियत संघ क्षेत्रों में होता है। विश्व में कौन सा देश मुलायम लकड़ी और लकड़ी की गुद्दी का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक, क्या कहता है, विश्व में कौन सा देश मुलायम लकड़ी और लकड़ी की गुद्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, तो वो कनाडा है। कौन है, कनाडा है। कनाडा है जो शंकुधारी वनों के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान आंकड़ों के संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडी लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक हो गया है। कनाडा भी मुलायम लकड़ी और कागज उद्योग में एक प्रमुख केंद्र है। आयोग ने इसका डी माना था। जलवायु, अब आइए विश्व की जलवायु, वर्ल्ड क्लाइमेट। विश्व निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय जलवायु में प्रचलित नहीं है, तो कौन कौन है, तो पंपाज, तो एक तो घास का मैदान है ना, पंपाज यार। मध्य चिली, केप टाउन, एमिलिड। क्या कहते हैं, देखिए, पंपाज क्षेत्र भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। यह समशीतोष्ण घास का मैदान होता है, जबकि भूमध्य सागरीय जलवायु 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी तटों में पाई जाती है। मध्य चिली, केप टाउन और एडिलेड ऑस्ट्रेलिया की भूमध्य सागरीय जलवायु में प्रचलित है। इन जलवायु की विशेषता शीतकाल में वर्षा और ग्रीष्मकाल का शुष्क होना है। टोरागोसा का प्रारूप विकास भूसागर में होता है, जिससे चूना पत्थर होता है। टेरागोसा एक प्रकार का लाल चिकनी मिट्टी होता है। इसका विस्तार चूना पत्थर या डोलामाइट चट्टानों के क्षेत्र में अपेक्षे के कारण होता है। इसे क्ले या रेत का मिश्रण भी कहते हैं। फिर आता लॉ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका लाल रंग होता है। अब आइए मृदा देखा जाए। निक्षालन प्रक्रिया किससे संबंधित है, तो निक्षालन प्रक्रिया किसे कहते हैं, निक्षालन वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी के घुलनशील पोषक तत्व पानी में घुल जाते हैं और रिस कर नीचे की ओर चले जाते हैं। निक्षालन क्या होता है, तो वह प्रक्रिया जिसमें मिट्टी का घुलनशील पोषक तत्व पानी में घुल जाता है और रिस के नीचे की ओर स्तर में चला जाता है। यह प्रक्रिया भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में, हेवी रेनफॉल एरिया में अधिक होता है। यह मिट्टी में खनिजों को सीधे संबंधित, क्योंकि इससे उसके ऊपरी सतह खनिजों का हाश होता है। अब आइए जनजाति करते हैं। अफ्रीकन्स से क्या अभिप्राय, किन लोगों से है, तो अफ्रीकन्स से का मतलब होता है जो दक्षिण अफ्रीका के श्वेत अल्पसंख्यक समूह है। अफ्रीकांस का क्या अभिप्राय, क्या अफ्रीकांस, अफ्रीका नहीं, अफ्रीकांस से क्या अभिप्राय है, तो दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह को अफ्रीकांस कहते हैं। देखिए क्या कहता है, अफ्रीकांस दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले श्वेत अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। ये मुख्य रूप से डच, जर्मन और फ्रांसीसी एग्यूनॉट मूल के वंशज है। इनकी भाषा अफ्रीकांस है जो डच भाषा से विकसित हुई थी। ये दक्षिण अफ्रीका के इतिहास, राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। फिर आता अफ्रीका की मूलभूत जनजाति
पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो कांगो घाटी में। मैंने कांगो घाटी में कौन सी जनजाति पाई जाती है? पिग्मी जनजाति पाई जाती। पिग्मी जनजाति विश्वतरेखीय अफ्रीका की मूलभूत जनजाति है। यह मुख्य रूप से कांगो बेसिन के वर्षा वनों में निवास करती है। ये लोग शिकारी और संग्राहक होती है। अस्थायी आवास झोपड़ी और मोगलूल कहा जाता है। फिर आता है पिग्मी पाई जाती है अफ्रीका में। पिग्मी कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में पाई जाती है। पिग्मी जनजाति का मूल निवास अफ्रीकी महाद्वीप है। ये मध्य अफ्रीका के कांगो जायरे बेसिन के घने जंगलों में पाए जाते हैं। ये शारीरिक कद काठी में छोटी होती है और इससे मांस मलेशिया और सकई भी इसी प्रकार के आदिम जनजाति, लेकिन पिग्मी विश्वत अफ्रीका से जुड़े हुए हैं। सिस्कामो निवास एस्किमो निवासी। एस्किमो कहाँ के निवासी है? तो एस्किमो कनाडा के निवासी है। एस्किमो कनाडा के निवासी है। एस्किमो जनजाति मुख्य रूप से उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करती है। इसका विस्तार अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और पूर्वी साइबेरिया रूस में है। ये बर्फ के घरों इग्लू में रहते हैं और सील मछली का शिकार करते हैं। मंगोलिया में मंगोल, मलाया और सेगाम सेफाई। श्रीलंका में वेद्रा जनजाति पाई जाती है। निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा निग्रोड प्रजाति का है? तो सेग्राम जो है ये एक तरह का निग्रोड प्रजाति है। निग्रोड प्रजाति कौन है? तो सेमांग एक तरह का नेग्रोड प्रजाति है। नेग्रोड का सबसे प्राचीन मानव प्रजातियों में से एक माना जाता है। भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जनजातियों की जैसे कि आगरे, सेंटीजोन और ग्रेट अंडमानी नेग्रोड प्रजाति की ही है। मसाई, नेग्रोड, खिलरीज, मोगलियाड और बदर काकेसाइड अन्य प्रमुख प्रजातियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो कौन सा जोड़ा बेमेल है यहाँ देखते हैं। मसाई जनजाति कौन सा? मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका, केनिया और तंजानिया में पाई जाती है। सकाई जनजाति मलय प्रायद्वीप, मलेशिया, इंडोनेशिया में पाई जाती है। जबकि बुडैन बुद्धू जनजाति अब अरब प्रायद्वीप के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जबकि गिरखीज मध्य एशिया में पाए जाते हैं। जबकि चूंकि ये सभी चुके। अगला देखिए, चीन, मंगोलिया, जापान। निम्नलिखित मानव प्रजातियों का निवास है। तो चीन मंगोलिया में मंगोलियाइड लोग रहते हैं। कौन रहते हैं? मंगोलियाइड लोग रहते हैं। चीन, मंगोलिया, जापान मूलतः मंगोलियाइड प्रजाति के लोग निवास करते हैं। इनकी विशेषता पीली त्वचा, सीधे बाल और विशिष्ट आंखें बनावट है। ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति में ऑस्ट्रेलिया और मंगोलिया पाई जाती है। नागरो प्रजाति अफ्रीका के मूल निवासी है और जबकि नागरिक प्रजाति उत्तरी और पश्चिमी यूरोप में पाई जाती है। अगला क्या है? अब आ जाइए भाषा। एस्पोरॉट है। एस्पोरॉट क्या है? तो विश्व की भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। कौन सा? एस्पेराटो ये कृत्रिम भाषा है। एस्पेराटो एक कृत्रिम भाषा है। आर्टिफिशियल लैंग्वेज है। इसका अंतर्राष्ट्रीय संपर्क और संचार के आसान बनाने के उद्देश्य से विकसित की गई थी। इसका विकास एल जेहनहॉफ ने किया था। जामेनहॉफ ने किया था। यह विशेष रूप से देश और संस्कृति से जुड़ी नहीं है, बल्कि यह विश्व भाषा के रूप में परिकल्पित किया गया था। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषा कौन सी है? तो जर्मन, फ्रेंच और इटालियन है। जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। स्विट्जरलैंड में बोली जाती जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। स्विट्जरलैंड में 4 आधिकारिक भाषाएं, जैसे राष्ट्रभाषा पहला है जर्मन, फिर आता है फ्रेंच, फिर इटालियन, फिर है रोमाश। देश के अलग अलग कैप्टन प्रांतों में अलग अलग भाषाओं की प्रधानता है। फिर आता है हमारा आखिरी सेगमेंट, आर्थिक भूगोल। कौन सा है? आर्थिक भूगोल। चलिए देखिए, सबसे पहले आर्थिक भूगोल में कृषि और पशुपालन। लंगाड़ संबंधित है स्थानांतरित कृषि से। लगाड़ किससे संबंधित है? तो स्थानांतरित कृषि से संबंधित है। लगाड़ शब्द स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग कृषि के प्रचलित होता है। यह शब्द मुख्य रूप से मलेशिया, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। भारत में से झूम, ब्राजील में रोका और मध्य अफ्रीका में मोसले कहा जाता है। वनों को जलाकर भूमि के कृषि योग्य बनाया जाता है। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है तो वो चीन है। विश्व में कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। एफएओ के वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार रेशम उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है। भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। रेशम उत्पादन में सेरीकल्चर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो ईरान है। विश्व में सर्वाधिक केसर का उत्पादन करने वाला देश ईरान है। वैश्विक केसर उत्पादन में एक बहुत बड़ा हिस्सा अकेले ईरान से आता है। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू और कश्मीर के पैम्पोर क्षेत्र में होता है। केसर को रेड गोल्ड भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो चीन है। सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है?
तो चीन है। वर्ष 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार चीन विश्व में गेहूं उत्पादन में शीर्ष स्थान बना हुआ है। गेहूं उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। इसके बाद रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और का स्थान आता है। फिर आता है विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन कौन करता है? तो विश्व में कहवा में सर्वाधिक उत्पादन ब्राजील करता है। हालांकि आधे से अधिक जो पूछा गया है वो ऐतिहासिक आंकड़ा 2005 के अनुसार का है। फिर आता है खनिज में। अभी हम लोग करेंगे खनिज। खनिज में कोयला। कोयले का सामान्य प्रकार क्या है? तो कोयले का सामान्य प्रकार होता है बिटुमिनस। कोयले का सामान्य प्रकार क्या है? बिटुमिनस। बिटुमिनस कोयले का एक समान और व्यापक रूप से पाया जाने वाला प्रकार है। गोंडवाना युगीन कोयला जो भारत में बहुत आयात में मिलता है, मुख्य रूप से बिटुमिनस प्रकार का है। फिर आता है एंथेनेसाइट। सर्वोत्तम कोटि का कठोर कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। फिर आता है लिग्नाइट। ये भूरा कोयला भी कहा जाता है। पत्थर के कोयले के भंडार देश है। पत्थर के कोयले में भंडार का देश संसार में अग्रणी है। वो कौन है? तो वो आपका चीन है। कहता है 2023 में पत्थर के कोयले का प्रमाणित भंडार में यूएसए प्रथम स्थान पर आ गया है। भंडारण के मामले में अमेरिका के बाद चीन, फिर भारत का स्थान है। वर्तमान संदर्भ में उत्तर बदल सकता है। चलिए देखिए, निम्नलिखित देशों में किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? तो कोयले का सबसे कहाँ भी सबसे बड़ा भंडार है? तो यूएसए में कोयले का सबसे बड़ा भंडार है। विश्व में कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार प्रोविडेंट रिजर्व यूएसए के पास है। वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार भंडार के मामले में अमेरिका शीर्ष पर है। इसके बाद रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत का स्थान आता है। भारत संचित भंडार में 5वें स्थान पर है। फिर आता है विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादक वाला देश कौन है? तो वो आपको चीन सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन कर रहा है। अभी विश्व में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन करने वाला पहला देश चीन है। वर्ल्ड मिनरल्स प्रोडक्शन के आंकड़ों के अनुसार 2023 में चीन का प्रथम स्थान है। उत्पादन में चीन के बाद भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका वाले देश आते हैं। चीन में उत्पादन विश्व में कुल उत्पादन का लगभग आधा भाग है। निम्नलिखित में से कौन एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? तो कौन कौन है? तो रू घाटी है जर्मनी में, सार बेसिन है, अचेत बेसिन है, पर आपका लॉरेन बेसिन नहीं आता है। लॉरेंस बेसिन जर्मनी नहीं बल्कि फ्रांस का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। रू घाटी, सार बेसिन, रू घाटी, सार बेसिन और अचेत बेसिन जर्मनी के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, जबकि रू घाटी जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक और कोयला खनन क्षेत्र है। फिर आता है लौह अयस्क का। लौह अयस्क के कियोंग रोग नामक विश्व में प्रसिद्ध भंडार स्थल किस देश में है? तो वो यूक्रेन में है। कियोंग रेग विश्व का प्रसिद्ध कियोंग रेग कौन सा? कियोंग रोग विश्व प्रसिद्ध लौह अयस्क का भंडार यूक्रेन में स्थित है। यह क्षेत्र अपने उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। यहाँ पे लौह अयस्क की खोज 18वीं सदी के हुई थी और यह एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। स्वीडन के किरेना और गौरीवेल प्रमुख लौह अयस्क का क्षेत्र है। फिर आता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है? तो कौन सा लोहे का अयस्क है? तो आपका लिमोनाइट लोहे का अयस्क है। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है? तो लिमोनाइट आपका लोहे का अयस्क है। लिमोनाइट लोहे का अयस्क है। लिमोनाइट लोहे का अयस्क है। और लोहे के प्रमुख अयस्कों में मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट और सेडेराइट शामिल होता है। सिनेबार पारे का अयस्क है, जबकि सिनेबार पारे का अयस्क है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने राउल बस्ट किस प्रदेश से संबंधित है? तो वो आपका क्या लिखा है? राउल बस्ट। देखिए राउल बस्ट यूएसए के उत्तर पूर्वी और मध्य पश्चिमी क्षेत्र में है। यह क्षेत्र पारंपरिक रूप से लौह और इस्पात उत्पादन का केंद्र रहा है। यह ग्रेट लेक्स प्रदेश या पीटर्सबर्ग प्रदेश दोनों शामिल हैं। फिर अगला आता है ब्राजील का मिनास ग्रांस प्रांत निम्नलिखित में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ब्राजील का जो मिनास ग्रेंस प्रांत है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ब्राजील का मिनास ग्रेंस प्रांत अपने विशाल लौह अयस्क भंडार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह ब्राजील का एक प्रमुख खनन राज्य है। लौह अयस्क के अलावा बॉक्साइट, मैग्नीज और सोने का भी यहाँ खनन होता है, लेकिन इसकी मुख्य पहचान लौह कोटि के लोहे से है। इटाबिर यह प्रमुख खनन केंद्र है। अब आता है सोना। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ? तो चीन में सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन कर रहा है अभी। फिर आता है मिनरल मिल्स प्रोडक्शन 2019-23 के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष सोने का उत्पादन आपका चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा आता है। फिर आता है निम्नलिखित में से कुलगर्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? क्या बोल रहा है? कुलगड्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो सोना खनन का। कुलगड्डी में क्या होता है? सोना का खनन होता है। कुलगड्डी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक प्रमुख खनन क्षेत्र है। यह क्षेत्र सोना खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वर्तमान में पर्यटन के बीच में माइनिंग घोस्ट टाउन के रूप में भी जाना जाता है।
कुलगरी भी ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख स्वर्ण खनन केंद्र है। फिर आता है जोहान्सबर्ग विख्यात है किसके लिए, तो सोना खनन हेतु। जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है, तो सोना खनन हेतु जोहान्सबर्ग विख्यात है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के गोल्टेक प्रांत की राजधानी है। यह स्वर्ण खनन के लिए विश्व विख्यात है। यह सोने का शहर या एल्गोरी भी कहा जाता है। यह पिटवाटरलैंड या सोने की पहाड़ी का भंडार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। फिर अगला आता है आपका कथन ए और कथन आर है। ठीक है, देखते क्या कथन ए क्या कहता है। घाना तट क्या बोल रहा है, घाना तट सोने का समृद्ध समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की रिसाई पाई जाती है। और इस समय हवाई द्वीप अटलांटिक तट के साथ एक संयुक्त क्षेत्र है। तो ये देखिए कर फिर देखिए एक बार, घाना तट पर सोने का समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं, ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती है। बात बिल्कुल सही है। और किसी समय महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक संयुक्त है, ये भी बात बिल्कुल सही कह रहा है। घाना जो पश्चिमी अफ्रीका का तट पर सोने का समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं, जबकि ब्राजील दक्षिण अमेरिका में सोने की सिराएं मिलती है। भूगर्भिक साक्ष्यों के अनुसार करोड़ों वर्ष पूर्व दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जबकि प्लेट वितरणी के कारण अलग हुए, जिसमें खनिज के जमाव की समानता मिलती है। अब ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है, विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो वो आपका है भारत। विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो वो भारत है। प्रश्न 2014 के विकल्प में एल्यूमिनियम का शीर्ष पद है, पर अभी भी देखेंगे तो अभी चाइना सबसे ऊपर में है। ये 2014 का प्रश्न था। पर 19 से 23 के बीच में एल्यूमिनियम के उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर आ गया है। वैश्विक रैंकिंग में चीन के बाद रूस, फिर भारत, फिर कनाडा, फिर आता है। और टिन है, टिन मिलता है, टिन कहाँ मिलता है, तो प्लेसर निक्षेपों में, कायांतरित सेलों में, अल्पिक आग्नेय सेलों में। टिन कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, प्लेसर निक्षेपों में, कायांतरित सेलों में, अल्पपीसिक आग्नेय सेलों में आपको टिन मिलेगा। टिन मुख्य रूप से कार्सेलेटिक अयस्क से प्राप्त होता है। टिन किससे प्राप्त होता है, मुख्य रूप से कार्सेलेटिक अयस्क से प्राप्त होता है। ये प्लेसर निक्षेपों के जलोढ़ जमाव के रूप में पाया जाता है। ये प्लेसर निक्षेपों में जलोढ़ जमाव के रूप में पाया जाता है, या कायांतरित सेलों और अल्पसिलिक आग्नेय सेलों में भी पाया जाता है। ये आज टिन इन तीनों स्रोतों से प्राप्त होता है। फिर आता है पेट्रोलियम। संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त विश्व में निम्नलिखित देशों में कौन सा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश है, तो वो रूस है। विश्व में अतिरिक्त अमेरिका के अतिरिक्त कौन है, तो रूस है। वर्ष 2023 के आंकड़ों में वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक राज्य है। अमेरिका के बाद रूस, फिर सऊदी अरब का स्थान आता है। वर्तमान में अमेरिका, रूस, सऊदी अरब 3 शीर्ष उत्पादक राज्य है। तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है, तो वेनेजुएला में है। मैंने तेल का भंडारण सबसे ज़्यादा किस देश में है, तो वो आपको वेनेजुएला में मिलेगा सबसे ज़्यादा भंडारण। विश्व में कच्चे तेल के सबसे बड़े प्रमाणित भंडार में वेनेजुएला में है। ओपेक वार्षिक शिखर बुलेटिन 2024 के अनुसार वेनेजुएला के पास 303 बिलियन बैरल तेल का भंडार है। विश्व के कुल तेल भंडारण का 20% पर लगभग 19 से 20%। और दूसरे स्थान पर सऊदी अरब का आता है स्थान। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन है, तो सऊदी अरब है। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन है, तो वो सऊदी अरब सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है। विश्व में सबसे बड़ा तेल निर्यातक ऑयल एक्सपोर्टर देश सऊदी अरब है। ओपेक के 2024 के आंकड़ों के अनुसार सऊदी अरब शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। फिर आता है इसके बाद रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इराक स्थान पर आता है। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तेल निर्यात पर ही निर्भर है। फिर आता है यूरेनियम। किस खनिज के यूरेनियम का भंडार सर्वाधिक प्राप्त है, तो वो पिंच ब्लेड का है। किसका है, पिंच ब्लेड का है। रेडियम एक रेडियो एक्टिव रासायनिक तत्व है। इसे पिंच ब्लेड नामक अयस्क से प्राप्त करते हैं। पिंच ब्लेड यूरेनियम का एक प्रमुख अयस्क है। इसे मैरी क्यूरी और पियरी क्यूरी ने पिंच ब्लेड से ही रेडियम का निष्कासन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करता है, तो वो आपका कजाकिस्तान है। विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कजाकिस्तान को है। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन 2024 के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक यूरेनियम उत्पादन में कजाकिस्तान सबसे बड़ा योगदान है। उसके बाद कनाडा, फिर नामीबिया का स्थान आता है। ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम में सबसे बड़ा भंडार है, लेकिन उत्पादन में कजाकिस्तान है। फिर आता है खनिज का विविध। देखा जाए तो ऊर्जा में वाणिज्यिक स्रोतों के विशुद्ध शामिल होते हैं। शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम आता है।
ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत वे स्रोत आते हैं जो बाजार के क्रय विक्रय में होता है। इसकी शक्ति बिजली, कोयला, तेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, यूरेनियम, परमाणु ऊर्जा शामिल है। जलावन की लकड़ी, कृषि अवशेष और गोबर प्राणी मल है। गैर वाणिज्यिक स्रोत ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। फिर आता है पतन और बंदरगाह। निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन नगर नहीं है? तो आपका कैनबरा एक नहीं है, बाकी टोक्यो, न्यूयॉर्क, लंदन ये सब पतन नगर माने बंदरगाह शहर है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, यह भी एक अंतर्देशीय इंग्लैंड शहर है, पतन नगर नहीं है कैनबरा। कैनबरा, टोक्यो जापान और न्यूयॉर्क और लंदन ये मुख्य पतन या बंदरगाह नगर है। लंदन टेम्स नदी पर स्थित एक नदी पतन है, जबकि टोक्यो और न्यूयॉर्क समुद्री पतन है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन जाना जाता है? तो सैंटोस को। कहवा पतन किसे कहते हैं? कहवा का पतन। सैंटोस को कहवा का पतन कहा जाता है। ब्राजील के सैंटोस बंदरगाह विश्व का कहवा पतन कहा जाता है। यहाँ से दुनिया भर में कॉफी कहवा का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। साओ पोलो को कहवा मंडी के रूप में जाना जाता है, जबकि सैंटोस इसका निर्यातक बंदरगाह है। अब आता है आपका नगर और उद्योग में निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो वो आपका लंदन है। धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन है? तो वो लंदन। धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है लंदन। धातु के व्यापार विश्व में सबसे बड़ा केंद्र है। लंदन मेटल एक्सचेंज में अलोह धातु का वायदा कारोबार दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा बाजार है। तांबा, एल्यूमिनियम और जस्ता शीशा अधिक वैश्विक मूल्य का निर्धारण करता है। अब आइए परिवहन देखें। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना यहाँ डेट मिलाते हैं। यूरोपीय पार महाद्वीप रेल, यूरोपीय पार महाद्वीप रेल पेरिस से वार्सा तक जाता है। पेरिस से वार्सा तक जाता है यूरोपीय पार महाद्वीप से। और पार एंडीज रेल ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना से वालपेजी चिली तक चलता है आपका। फिर है पार से साइबेरियाई रेल, ये लेनिनग्राद सेंट पीटर्सबर्ग से ब्लास्तोवोस तक जाता है। फिर आता है ओरिएंटल एक्सप्रेस पेरिस से इस्तांबुल तक जाता है। फिर आता है आपका ग्राउंड विधि। ग्राउंड जीरो क्या है? अब हम लोग लास्ट टॉपिक कर रहे हैं आपका मिसलेनियस। ग्राउंड जीरो क्या है? तो ग्राउंड जीरो न्यूयॉर्क में स्थित है। ग्राउंड जीरो न्यूयॉर्क के शहर का में स्थित है। यह वह स्थान है जहां सबसे पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टार्विन टावर्स इमारत खड़ी की गई थी। 11 सितंबर 2001 को आतंकवादी हमले में इसी इमारत को ध्वस्त करने के बाद यहाँ स्थान पे ग्राउंड जीरो नाम दिया गया था। अब यह स्मारक और संग्रहालय बन गया है। जैसे देखिए कैनरी हैंड्र्यूज शनि और वरुण के बलों का अध्ययन के लिए जानते हैं। कैनरी हैंड्र्यूज ने शनि और शनि के वलय का अध्ययन किया था। जूनो बृहस्पति का अध्ययन करता है। ऑप्टिमस नासा का मानव अंतरिक्ष मिशन कार्यक्रम का नाम है, जबकि वेरिटास शुक्र के अध्ययन के लिए नासा का मिशन है। वेरिटास क्या है? शुक्र के अध्ययन के लिए नासा का मिशन है। फिर आता है आपका जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है पृथ्वी के आयाम मापन से। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है, किसे संबंधित है? पृथ्वी के आयाम के मापन से है। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है पृथ्वी के आयाम के मापन से। फिर आता है जियोडेसी वह विज्ञान है जो पृथ्वी के 3 मूलभूत गुणों के सटीक रूप से मापने और समझने से संबंधित है। पृथ्वी के ज्यामितीय आकार, अंतरिक्ष के अभिविन्यास और गुरुत्वीय क्षेत्र होता है। फिर आता आपका संक्षेप में कहे तो पृथ्वी का आयाम की माप का विज्ञान है। फिर आता शिक्षण, इनमें से कौन सा नहीं दिखता है? कौन सा नहीं दिखता है? तो कौन कौन दिखता है? राहु नहीं दिखता है, बाकी चंद्र, मंगल और शुक्र दिखता है। क्या करा? ये देखिए पृथ्वी में हम चंद्रमा, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध, बृहस्पति, शनि अगले खगोल पुंज देख सकते हैं। फिर राहु और केतु को भारतीय ज्योतिष में छाया ग्रह, शैडो प्लैनेट को गणितीय बिंदु मानते हैं। राहु भौतिकी खगोल पिंड नहीं है, इसे यह दिखाई नहीं देता है, जबकि सूर्य चंद्रमा कक्षाओं के काटन बिंदु है। स्केटलाइट और स्टेगमेमाइट स्थलाकृति बनी है तो भूमिगत जल के द्वारा। सैलेटाइट और स्टेगमेमाइट स्थलाकृति कहाँ बनती है? तो भूमिगत जल के द्वारा बनती है। सैलेटाइट और सैलेगमाइट भूमिगत जल द्वारा निर्मित निक्षेपित स्थलाकृति है। क्या क्या बोल रहा है? सैलेटाइट और सैलेमाइट भूमिगत जल के द्वारा निर्मित निक्षापित स्थलाकृति यहाँ है। ये चूना पत्थर और कादराओं से बनती है। स्टेलेटाइट छत के नीचे लटकते, जबकि सैलेमाइट फर्श के ऊपर से बढ़ती है। कैल्शियम कार्बोनेट से जमने से बनाती है। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है समुद्री तन फैलाव। लगातार नई परतों को जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो समुद्र तल का फैलाव। लगातार नई परत को जोड़ने की प्रक्रिया को समुद्र तल का फैलाव कहते हैं। यह सिद्धांत का प्रतिपादन हेनरी हेस ने 1960 में दशक में दिया था। या मध्य यूरोपीय कटकों के सहारे एक नया मैग्मा ऊपर आता जिसमें जमने से समुद्री पटरी के निर्माण होता है।
क्रार एक प्रकार से निर्मित संरचना क्या है? तो क्रार क्या है? तो क्रार दक्षिण अफ्रीका की है। क्रार क्या है? तो ये दक्षिण अफ्रीका की है। क्रार दक्षिण अफ्रीका की एक विशिष्ट निर्मित संरचना या मसाई और अन्य जनजातियों द्वारा मवेशियों को बड़े चारों की बुनाई तथा झोपड़ी नुमा बस्ती होती है। यह सामान्यतः गोल घर आकृति में बनाई जाती है ताकि उंगली के जानवरों की सुरक्षा की जा सके। फिर अगला आता है जूते के फर्श और सामग्री में। देखिए मिलाते हैं। बैरेट क्या है? तो बैरेट एक प्रकार की टोपी है। स्टेट रोज क्या है? तो महिलाओं की ऊंची एड़ी के जूते हैं। एविएस्टर क्या है? तो एक प्रकार के धूप का चश्मा है। चिगोन क्या है? तो एक प्रकार का केश निर्माण है। ब्रोक क्या है? तो पुरुषों की जूतों का एक प्रकार है। ब्रोक क्या है? तो पुरुषों के जूतों का एक प्रकार होता है। मुल्ला, मरकत और बोलन क्या है? तो ये पर्वतीय दर्रे हैं। मुर्रा, मरकत और बोलन क्या है? तो ये सब पर्वतीय दर्रे हैं। सब क्या है? ये सब पर्वतीय दर्रे हैं। मुल्ला, मरकत और बोलन पाकिस्तान में स्थित पर्वतीय दर्रे हैं। बोलन दर्रा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित महत्वपूर्ण दर्रा है। स्वात घाटी, मरकत घाटी भी कहा जाता है। यह दर्रे जहाँ से ये दर्रे स्थित वे ऐतिहासिक, व्यापारिक और आक्रामक मार्ग रहे हैं। दुनिया के बड़े बंदरगाहों की संख्या के लगभग आधा हिस्सा किस देश में है? तो कहाँ पर है? इंटरनेशनल कमीशन क्या लिखा है? दुनिया के बड़े बांधों में आधा हिस्सा किस देश में? इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम के अनुसार दुनिया के कुल बांधों का 40 से 50% हिस्सा चीन के पास है। चीन में लगभग 23,841 बड़े बांध है। चूंकि विकल्प में चीन नहीं है तो इस तरीके भारत, अमेरिका बड़ी बांधों की संख्या है, लेकिन चीन में सर्वाधिक है। जापान के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में सटीक कथन कौन सा? जापान के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में सटीक कथन क्या है? तो जापान बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के लिए समुद्र का इस्तेमाल किया जाता है। जापान एक द्वीपीय देश है जहाँ खनिज संसाधन जैसे पेट्रोलियम, कोयला, लोहा का अभाव है। जापान की भूमि का बड़ा हिस्सा पर्वतीय और वनों से ढका है जब बड़े उपजाऊ मैदान सीमित है। इसलिए जापान के पास विशाल तट रेखा है। इसलिए मछली पकड़ना, फिशिंग वहाँ का एक प्रमुख आर्थिक और गतिविधि प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हैं। जापान का औद्योगिक विकास निम्नलिखित कारकों पर कौन सा उत्तरदायी नहीं है? तो कौन कौन उत्तरदायी है? उच्च स्तर का प्रौद्योगिकी है, कुशल श्रम है, दक्ष परिवहन है, पर खनिज संसाधनों की बहुलता नहीं है। जापान का खनिज संसाधनों की बहुलता का नहीं है, इसका भाव है जापान अपना अधिकांश कच्चा माल आयात करता है। वहाँ के औद्योगिक विकास का मुख्य कारण उच्च प्रौद्योगिकी, कुशल श्रम, दक्ष परिणाम और सरकारी नीतियाँ हैं। फिर अगला आता है आपका समानता। विश्व के सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र ओकनकान कौन देश में है? तो ये रूस में है। आयोम कौन विश्व का सबसे ठंडा स्थान रूप में बसा हुआ है माना जाता है। यह रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। यह शाखा गणराज्य के इडिगाकी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ तापमान -70 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा और मध्याह्न में होता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में गरज के साथ वर्षा और मध्याह्न में होता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र वहाँ वर्षा भर उच्च तापमान रहता है और दोपहर के बाद मध्याह्न गरज के साथ संवहनीय वर्षा का मिलन सही है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र या जोड़े की वर्षा होती है, न कि गर्मी में होती है। मानसूनी क्षेत्र यहाँ पे मुख्य रूप से गर्मी मानसून सीजन में वर्षा होती है, न कि पूरे साल। मरुस्थलीय क्षेत्र जहाँ वर्षा बहुत कम और अनिश्चित होती है। फिर आता है डायमेट्रिक तट। कौन सा? डायमेट्रिक तट क्या है? तो यह एक काष्ठजन्य पर्वत प्रदेप्य है। डायमेट्रिक तट कैसा है? तो काष्ठजन्य पर्वत प्रदेप्य है। डायमेट्रिक तट मुख्य रूप से दक्षिण यूरोप, क्रोएशिया के एडियाटिक सागर के किनारे स्थित है। यह दुनिया की सबसे उबड़ खाबड़ तट रेखाओं में से एक है। यह काष्ठजन्य पर्वत द्वीप तट का उदाहरण है। यह जो कास्टर स्थलाकृति का विकास हुआ है। नासा के अनुसार इसका निर्माण हिमयुग के बाद समुद्री स्तर में वृद्धि और निर्वातक गतिविधियों से हुआ था। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पहला कदम रखा था वह नील आर्मस्ट्रांग है। कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग थे। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने 20 जुलाई 1969 में अपोलो 11 मिशन के तहत चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। उसके साथ एडविन ब्रज एड्रियन भी चंद्रमा पर उतरे थे, जबकि माइकल कार्सल कमांड मॉडल पायलट थे। वह मानव इतिहास में एक युगांतरी घटना थी। निम्नलिखित में से कौन सा शस्त्रों के सबसे बड़ा खरीदार है? तो वो अभी सऊदी अरब है।
प्रश्न 1995 का था, पर 2025 के अनुसार 3 बड़े हथियार आयातक है यूक्रेन, भारत और कतर है। इस अवधि में विश्व के 3 बड़े निर्यातक है यूएसए, फ्रांस और रूस है। सऊदी अरब ऐतिहासिक रूप से अमेरिका के हथियारों का सबसे बड़ा ग्राहक है। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य जिसने अपने स्वतंत्र घोषित किया था? वो लिथुआनिया था। वो कौन था? वो लिथुआनिया था। पूर्व सोवियत संघ स्वयं में सर्वप्रथम स्वतंत्र घोषित होने वाला गणराज्य लिथुआनिया था। लिथुआनिया ने 11 मार्च 1990 को अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इसके बाद जॉर्जिया ने 9 अप्रैल 1991 को, एस्टोनिया ने 20 अगस्त को 1991 और यूक्रेन ने 24 अगस्त 1991 को स्वतंत्रता घोषित की थी। सोवियत संघ के औपचारिक विघटन दिसंबर 1991 को हुआ था। और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन, स्वर्ण त्रिकोण का तात्पर्य क्या है? तो ये थाईलैंड म्यांमार आदि देशों से नशीली दवाओं का उत्पादन के लिए स्वर्णिम त्रिकोण होता है। स्वर्णिम त्रिकोण गोल्डन ट्रायंगल दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र जो नशीली दवाओं अफीम के उत्पादन के लिए कुख्यात हैं। इसमें थाईलैंड, लाओस, म्यांमार की सीमाओं का मिलन को मेकांग और सकाऊ नदियों का संगम पर स्थित है। यह अफीम की खेती और तस्करी के लिए जाना जाता है। यह शब्द का सर्वप्रथम उपयोग 1971 में अमेरिकी विदेश उप सचिव मार्शल ग्रीन ने किया था। इस तरह करके हम लोग का सेट खत्म होता है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ बताया गया। तब तक के लिए धन्यवाद।